स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। आप लोग सुन रहे हैं बीस्ट टेमिंग ईरा कहानी का एपिसोड 211 टू 220। ठीक है, सब लोग चिंता करना बंद करो। लिन मो ने उनकी ओर देखते हुए कहा, अगर टूर्नामेंट सुचारू रूप से चलता है तो हुआ जिंग से मिलना बस समय की बात है। देर हो या जल्दी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर गुशी और बाकी तीनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्हें राहत का एहसास हुआ। टूर्नामेंट में अंक प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था। अगर हुआ जिंग के खिलाफ उनकी हार तय थी तो जल्दी हारना या देर से हारना वास्तव में कोई मायने नहीं रखता था। तो फिर क्या अब खाने का समय हो गया है? गुशी ने अपने ब्रेसलेट पर समय देखा। मुझे भूख लग रही है, चलो चलें। लिनमो ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। ठीक उसी समय उसके सामने वाला दरवाजा भी खुल गया। आंखों में थोड़ी सी अकड़ लिए एक आकर्षक युवक अंदर से बाहर निकला। किन युआन। लिनमो का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को कोई प्रतिक्रिया न दिखाने के लिए मजबूर किया। उसने हमेशा यही सोचा था कि वह और किन युआन फिर कभी नहीं मिलेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी मुलाकात इस तरह होगी। इतना ही नहीं, किन युआन वास्तव में उसके ठीक सामने ही रह रहा था। उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि यह एक संयोग था या दूसरे पक्ष ने जानबूझकर ऐसा किया था। अगर यह महज एक संयोग था तो ठीक है, लेकिन अगर यह जानबूझकर किया गया था तो मामला थोड़ा पेचीदा हो सकता है। हेलो। किन युआन ने भी लिनमो को देखा और मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। हेलो। लिनमो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? किन युआन ने सोच विचार भरे भाव से लिनमो की ओर देखा। इस वाक्य से लिनमो को तुरंत ये पुष्टि हो गई कि किन युआन को उस पर संदेह था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि दूसरे पक्ष ने उसका पता कैसे लगाया। उन शब्दों में निहित जांच पड़ताल का इरादा बहुत ही स्पष्ट था। वह मुस्कुराया और बोला, क्या ऐसा है? मैं ऐसा महसूस नहीं करता। तो फिर मुझे जरूर कुछ गलत याद रहा होगा। किन युआन के चेहरे पर शरारती भाव थे। वैसे मैं अन्नान अकादमी से हूं और मुझे ग्रुप ए में चुना गया है। आप लोगों का क्या हाल है? किंग युआन अकादमी ग्रुप ए में भी है, लिनमो ने कहा। किन युआन मुस्कुराया, जिससे उसके सफ़ेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई दी। लगता है हम सचमुच भाग्य से जुड़े हुए हैं। हम न केवल एक दूसरे के सामने रहते हैं बल्कि एक ही समूह में भी हैं। सचमुच तो यह नियति का ही खेल है, हालांकि मुझे लगता है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है। आखिरकार एक ही समूह में होने का मतलब है कि हम प्रतिद्वंद्वी होंगे, लिनमो ने कहा। हा। किन युआन जोर से हंसा। लिनमो, तुम मेरी सोच से कहीं ज़्यादा दिलचस्प हो। लिनमो मुस्कुराए और उसने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि अब वह एक बात को लेकर निश्चित था, किन युआन सिर्फ उस पर शक नहीं कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि लिनमो ही वह व्यक्ति था जिसने क्रिम्सन फ्लेम बर्ड का अंडा चुराया था। क्योंकि दूसरे पक्ष ने सीधे तौर पर उसका नाम पुकारा था, इसका मतलब यह था कि दूसरी पार्टी न केवल उसका नाम जानती थी बल्कि यह भी जानती थी कि वह कैसा दिखता है। यह स्पष्ट रूप से गहन जांच का परिणाम था। तो फिर अखाड़े में मिलते हैं। किन युआन ने धीरे धीरे अपने चेहरे से मुस्कान हटाई। मुझे उम्मीद है कि जब हम वहां पहुंचेंगे तब भी तुम इतने ही दिलचस्प रहोगे। इतना कहकर किन युआन मुड़ा और चला गया। कैप्टन, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? यह इतना व्यंग्यात्मक क्यों लग रहा है? किन युआन के चले जाने के बाद हान वेई ने पूछा। मैं उसे नहीं जानता, लिनमो ने सिर हिलाते हुए कहा। चलो खाना खाते हैं। समूह ने दूसरी मंजिल पर स्थित रेस्तरां में सामान्य भोजन किया और फिर अपने अपने कमरों में लौट गए। उनके अलग होने से पहले लिनमो ने गुशी की गपशप भरी निगाहों के बीच लिन रुयू को अपने कमरे में बुलाया। उसने लिन रुयू को सोफे पर बैठाया और उसे एक गिलास पानी दिया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे मन में अभी क्या चल रहा है? लिन रुयू ने लिनमो की ओर देखा और दांत पीसते हुए कहा, मुझे ले चलो। पफ। पानी पी रही लिनमो ने तुरंत पानी थूक दिया और फिर आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ लिन रुयू की ओर देखा। लिनमो की निगाहों का सामना करते हुए लिन रुयू पीछे नहीं हटी। मैं सच कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। लिनमो ने अपने मुंह के कोने से पानी पोंछा और कहा, लगता है मेरा अनुमान सही था, आपकी चिंताएं वास्तव में मुझसे ही संबंधित हैं। उसने लिन रुयू की ओर देखा। तुम्हारे परिवार को मेरे बारे में पता चल गया है और वे हमारे साथ रहने के खिलाफ हैं, है ना? लिन रुयू अचंभित रह गई। आपको कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? लिनमो को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। उसने अपने पिछले जीवन में वे सारे नाटक और उपन्यास व्यर्थ में तो नहीं देखे थे। उन कहानियों में जब एक नायिका एक नायक के प्यार में पड़ जाती है लेकिन अपने परिवार के विरोध को दूर नहीं कर पाती है, तो वह अक्सर पहल करके खुद को उसे सौंप देती है। अभी अभी उसके इतना आश्चर्यचकित होने का कारण ये था कि उसने अपने साथ ऐसी किसी साजिश की उम्मीद नहीं की थी। चूंकि मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया है, तो मुझे बताएं, आपके परिवार की क्या स्थिति है? लिन रुयू अभी भी थोड़ी झिझक रही थी। लिनमो जानती थी कि वह किस बात को लेकर चिंतित है। चिंता मत करो, तुम कुछ भी कहो, मैं इसे संभाल लूंगी।
फिर लिन रुयू ने धीरे से कहा, आप सदियों पुराने परिवारों के बारे में जानते हैं, है ना? हाँ, लिन मो ने सिर हिलाया। जब लिन रुयू ने पहले उसे शुवानवू के विकास का मार्ग बताया था, तब उसने इसका जिक्र सिर्फ एक बार किया था। तथाकथित शताब्दी पुराने परिवार केवल उन परिवारों को संदर्भित नहीं करते थे जो 100 वर्षों से अधिक समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे, बल्कि ये ब्लू स्टार द्वीप पर स्थित कुछ प्राचीन परिवारों के लिए एक सामूहिक शब्द था। इन परिवारों की नींव बहुत मजबूत थी और इनमें अपार शक्ति थी। यहाँ तक कि वर्तमान हुआशिया अधिकारियों को भी इनका सम्मान करना पड़ता था। उसने लिन रुयू की ओर देखा, तो आपका परिवार एक शताब्दी पुराना परिवार है? नहीं, लिन रुयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरा परिवार एक सहस्राब्दी प्राचीन वंश है। सहस्राब्दी प्राचीन वंश? लिन मो ने ये शब्द पहली बार सुना था। लिन रुयू ने समझाया, ब्लू स्टार पर 100 साल से अधिक समय से चली आ रही पीढ़ियों को शताब्दी पुरानी परिवार कहा जाता है, जबकि 1000 साल से अधिक समय से चली आ रही पीढ़ियों को सहस्राब्दी प्राचीन वंश कहा जाता है। हालांकि लिन मो को लंबे समय से पता था कि लिन रुयू का परिवार साधारण नहीं है, फिर भी इस समय वह अपनी भौहें हैरानी से ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं सका। यदि एक शताब्दी पुराने परिवार के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हुआशिया के अधिकारी काफी थे, तो कोई कल्पना ही कर सकता है कि 1000 साल पुराने कबीले की शक्ति कितनी अधिक रही होगी। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि लिन रुयू ने कभी उसे सच बताने की हिम्मत नहीं की थी। ये सच्चाई वाकई ऐसी थी जिसे एक आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो आपके परिवार के हमारे विरोध का कारण क्या है? लिन मो ने पूछा। क्या इसलिए कि मैं बहुत कमजोर हूं, या वे आपको किसी अन्य प्राचीन कबीले के साथ विवाह गठबंधन के लिए बचाकर रख रहे हैं? लिन रुयू ने अपने होंठ दबाए और कुछ नहीं बोली। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लिन मो हंस पड़ी और बोली, लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूं। उनके लिए यह एक अच्छा परिणाम था, क्योंकि अगर वह कमजोर था तो भी उसके पास मजबूत बनने का मौका था। लेकिन अगर यह वैवाहिक गठबंधन होता तो उसका वर्तमान स्वरूप इसे रोकने में असमर्थ होता। तुम कमजोर नहीं हो, लिन रुयू ने कहा। लिन मो मुस्कुराई। बताए, दामाद चुनने के लिए आपके परिवार के क्या मापदंड हैं? आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिवार चाहे जितना भी विरोध करे, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं कुल से सारे संबंध तोड़ दूंगी। लिन रुयू के स्वर में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। लिन मो ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारी भावनाओं को स्वाभाविक रूप से समझती हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे परिवार की आवश्यकताओं के बारे में जानना चाहती हूँ। मुझे बताओ, शायद मैं उन्हें पूरा कर सकूं। भले ही लिन रुयू उसके लिए अपने परिवार से नाता तोड़ने को तैयार हो, लेकिन वह उसे ऐसा करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे सकता था। अगर वह किसी महिला को अपने लिए इतना बड़ा बलिदान देने देता है तो वह किस तरह का आदमी होगा? इसके बाद लिन रुयू ने कहा, उनकी शर्त यह है कि आपको 20 वर्ष की आयु से पहले मास्टर स्तर का बीस्ट मास्टर बनना होगा। लिन मो अचंभित रह गई। बस इतना ही? इसका क्या मतलब है? लिन मो की प्रतिक्रिया ने लिन रुयू को भ्रमित कर दिया। उनकी राय में यह एक असंभव कार्य था, लेकिन लिन मो की अभी अभी की प्रतिक्रिया ने उसे यह एहसास दिलाया कि यह बहुत ही सरल था। ओह, मेरा मतलब है, क्या कोई और आवश्यकताएं हैं? लिन मो ने पूछा। लिन रुयू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या ये काफी नहीं है? अगर यही एकमात्र शर्त है तो मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी मौका हो सकता है, लिन मो ने कहा। इस बार लिन रुयू सचमुच हैरान रह गई। क्या तुम जानती हो कि 20 साल की उम्र में मास्टर लेवल बीस्ट मास्टर होने का क्या मतलब होता है? ब्लू स्टार के इतिहास में मास्टर लेवल बीस्ट मास्टर तक पहुंचने की सबसे कम उम्र 22 वर्ष थी, और यह सैकड़ों साल पहले की बात है। पिछले 30 वर्षों में सबसे कम उम्र का मास्टर स्तरीय बीस्ट मास्टर 23 वर्ष 4 महीने और 5 दिन का था, और उस व्यक्ति के पास एसएस ग्रेड प्रतिभा थी। लेकिन लिन मो के पास केवल एफ ग्रेड की प्रतिभा थी। वह जानती थी कि लिन मो की प्रतिभा कुछ खास थी और उसे सामान्य मानकों से नहीं मापा जा सकता था। लेकिन फिर भी लिन मो शायद 23 साल की उम्र का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगी। 22 साल की उम्र वाले की तो बात ही छोड़ दीजिए। जहां तक 20 साल की उम्र की बात है, ये स्पष्ट रूप से उसके परिवार द्वारा जानबूझकर रखी गई एक शर्त थी ताकि चीजें मुश्किल हो जाएं। इसे हासिल करना असंभव था। मुझे पता है यह मुश्किल है, लिन मो ने लिन रुयू का हाथ दबाते हुए कहा, लेकिन मैं अभी सिर्फ 18.5 साल की हूँ। मेरे पास अभी 1.5 साल बाकी है। क्या पता इस 1 साल में मेरी किस्मत खुल जाए और मैं आसमान की ऊंचाइयों को छू जाऊं। इसके अलावा, चूंकि आपके परिवार ने ये शर्त रखी है, इसका मतलब है कि मेरे 20 साल का होने से पहले वे हमारे मामलों में फिर से दखल नहीं देंगे। ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो मुझसे वादा करो, अभी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। चलो पहले 1.5 साल अच्छे से जी लेते हैं। नहीं तो, अगर मैं 1.5 साल बाद शर्त पूरी कर भी लेता हूं, तो क्या आप इतने समय तक बेवजह ही चिंता नहीं करते? लिन रुयू को अभी भी चैन नहीं आया। लेकिन अगर 1.5 साल बाद भी आप आवश्यकता पूरी नहीं कर पाए तो क्या होगा?
तो मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगी और हम एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां तुम्हारा परिवार हमें ढूंढ न सके, ताकि हम एकांत में रह सकें, लिनमो ने बिना किसी झिझक के कहा। लिनरुयू भावुक होकर लिनमो के आलिंगन में समा गई और बोली, लिनमो तुम बहुत अच्छे हो। लिनमो ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, चाहे मैं आपके परिवार की आवश्यकता पूरी कर पाऊं या नहीं, हमारे पास पहले से ही एक योजना है, इसलिए कृपया इतनी चिंता करना बंद करें, ठीक है। लिनरुयू ने सिर हिलाया और पहल करते हुए लिनमो को चूम लिया, जिससे लिनरुयू की चिंता दूर हो गई। लिनमो को भी ऐसा लगा जैसे उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। फिर उसे अपनी ताकत बढ़ाने के बारे में सोचना शुरू करना पड़ा। 20 वर्ष की आयु में मास्टर लेवल बीस्ट मास्टर तक पहुंचना, ये वाकई कठिन था, बेहद कठिन। लेकिन उन्होंने लिनरुयू से जो कहा कि उसके पास अभी भी मौका हो सकता है, वह वास्तव में उनकी सच्ची भावना थी। मास्टर स्तरीय बीस्ट मास्टर बनने के लिए 3 कठिन आवश्यकताएं। पहला, पशु को वश में करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थान का क्षेत्रफल जागृति के समय के क्षेत्रफल का 5 गुना होना चाहिए। दूसरा, कम से कम एक पालतू जानवर की जाति श्रेणी 5वीं या उससे ऊपर होनी चाहिए। तीसरा, बीस्ट मास्टर और पालतू जानवरों की समग्र युद्ध शक्ति एक टियर 5 विकसियस बीस्ट का सामना करने में सक्षम होनी चाहिए। ये 3 शर्तें। पहला पहलू तो उनके लिए व्यवहारिक रूप से अस्तित्वहीन था। उसके पास पशुओं को वश में करने के लिए पर्याप्त जगह होने के कारण वह इस बात से बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं था। वह दूसरी शर्त पहले ही पूरी कर चुका था। उसके लिटिल व्हाइट, कुनपेंग और वर्मिलियन बर्ड सभी टियर 5 या उससे ऊपर के खतरनाक जीव थे। इसलिए अब उसे मास्टर स्तरीय बीस्ट मास्टर बनने से रोकने वाली एकमात्र चीज ताकत थी। पहली 2 स्थितियों की तुलना में ताकत में सुधार करना वास्तव में आसान था, क्योंकि पालतू जानवरों की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने अपेक्षाकृत अधिक आम थे। तो अब उसे बस 3 काम करने थे। पैसा बनाएं, फिर भी पैसे कमाएं। जब तक उसके पास पैसा है, ताकत बढ़ाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हालांकि ये प्रतियोगिता के बाद का मामला था। इस समय उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता अभी भी यही प्रतियोगिता थी, क्योंकि इस प्रतियोगिता के पुरस्कार उसकी ताकत को काफ़ी हद तक सुधारने में भी मदद कर सकते हैं। उस दोपहर सभी प्रतिभागी टीमें पहुंची और ड्रॉ पूरा किया। इस प्रकार अंततः प्रत्येक समूह के लिए मैचों की सूची जारी कर दी गई। जैसे ही उसे सूची मिली, लिनमो ने तुरंत 5 सदस्यीय दल को बैठक के लिए इकट्ठा किया। अच्छा, पहला प्रतिद्वंदी मिंग्युआन अकादमी है, गुशी ने सूची देखकर राहत की सांस लेते हुए कहा। पिछले साल मिंग्युआन अकादमी की राष्ट्रीय रैंकिंग 79वीं थी, जो किंग्युआन की तुलना में काफ़ी कम थी। उनके लिए यह अपेक्षाकृत कमजोर दुश्मन था। बाकी लोगों ने भी राहत की सांस ली। पहले मैच में कमजोर प्रतिद्वंदी का सामना करना एक अच्छी शुरुआत मानी गई। मैं आपको याद दिला दूं, आप मानसिक रूप से आराम कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे बौद्धिक रूप से गंभीरता से लेना होगा। लिनमो ने गंभीरता से उनकी ओर देखते हुए कहा, मिंग्युआन अकादमी पिछले साल उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे इस साल कमजोर हैं। शेर भी खरगोश को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है। हमारा प्रतिद्वंदी चाहे जो भी हो, आप में से किसी को भी जरा सा भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, वरना अंततः आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। समझ गया। गुशी और बाकी लोग होश में आ गए और गंभीर हो गए। ठीक है, तो सब लोग वापस जाओ और आराम करो। खूब आराम करो, अपने पालतू जानवरों को अच्छे से खिलाओ और कल की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लिनमो ने उन्हें जाने की अनुमति दी। सबके चले जाने के बाद लिनमो ने अपने पालतू जानवरों की स्थिति की भी जांच की। 2 महीने के गहन प्रशिक्षण के बाद उसके पालतू जानवरों में भी काफ़ी बदलाव आ गए थे। सबसे पहले वर्मिलियन बर्ड थी। यह आधे महीने पहले शिशु अवस्था के चौथे चरण में पहुंच गया था। वर्मिलियन बर्ड अब 1 मीटर लंबा था और पूंछ के पंखों सहित इसकी लंबाई 2 मीटर से अधिक थी, साथ ही इसके पंखों का फैलाव भी 2 मीटर था। इसके लाल पंख जलती हुई लौ के गोले की तरह दिखते थे, जो बेहद खूबसूरत थे। एक और उल्लेखनीय बात यह थी कि 2 महीने से अधिक के कठिन प्रशिक्षण के बाद इसके तीनों कौशल प्रवेश स्तर तक पहुंच गए थे, जिसका अर्थ है कि इसमें शुरू से ही एक निश्चित स्तर की युद्ध शक्ति मौजूद थी। फिर कुनपेंग था। 20 दिन से भी अधिक समय पहले कुनपेंग आधिकारिक तौर पर किशोर अवस्था के 9वें चरण में प्रवेश कर चुका था, जो अब परिपक्व अवस्था से ज़्यादा दूर नहीं है। इसकी शरीर की लंबाई 5 मीटर से अधिक थी और पंखों का फैलाव लगभग 10 मीटर था। इसके पंखों पर लगे सुनहरे पंख सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे, जो इसे बेहद भव्य रूप दे रहे थे। और इसके तीनों कौशल निपुण स्तर तक पहुंच चुके थे। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर कुनपेंग अब नवागंतुक रैंकिंग को चुनौती देने जाता है, तो वह कम से कम शीर्ष 3 स्थान हासिल कर सकता है। अगला नंबर काले कछुए का था। क्योंकि यह अभी भी परिपक्वता की प्रारंभिक अवस्था में था, इसलिए काले कछुए के आकार में कोई बदलाव नहीं हुआ था। हालांकि इसकी कौशल दक्षता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला था। 2 महीने पहले इसके 3 कौशल थे, एक निपुण स्तर का, एक प्रारंभिक स्तर का और एक बिल्कुल नया।
अब वे एक निपुणता प्राप्त स्तर, एक कुशल स्तर और एक प्रारंभिक स्तर के स्तर में विभाजित हो गए थे। विशेषकर स्पेस क्लीविंग स्लैश के प्रवेश स्तर पर पहुंचने के साथ ब्लैक टोरटोइस के पास भी काफ़ी युद्ध शक्ति थी। अंत में लिटिल वाइट थी, काले कछुए की तरह, क्योंकि इसकी रैंक अभी भी प्रारंभिक परिपक्वता अवस्था में थी, इसलिए इसके आकार में कोई बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन इसकी युद्ध क्षमता में भारी वृद्धि हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसके तीनों कौशल निपुणता के स्तर तक पहुंच चुके थे। प्रारंभिक परिपक्वता अवस्था, 3 कौशलों में निपुणता प्राप्त। अगर यह खबर बाहर फैल गई तो शायद अनगिनत लोग चौंक जाएंगे। इससे लिन मो में कल से शुरू होने वाली प्रतियोगिता के लिए उत्सुकता और भी बढ़ गई। आधे साल से अधिक के प्रयास और कठिन प्रशिक्षण के बाद हुआशिया में अपने सभी साथियों के बीच अब उसका स्तर क्या था, उसे जल्द ही पता चल जाएगा। अगली सुबह एक सरल लेकिन भव्य उद्घाटन समारोह के बाद राष्ट्रीय उन्नत पशु प्रबंधन अकादमी एथलेटिक प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। सबसे पहले नवप्रवेश टीम के मैच हुए। लिनमो और बाकी खिलाड़ियों का मैच दोपहर में था, इसलिए वे सुबह के समय मैच देखने के लिए स्वतंत्र थे। तुम कौन सी टीम का मैच देखने जाना चाहते हो? लिनमो ने अपने चारों साथियों की ओर देखा। क्योंकि प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए कई मैच एक साथ आयोजित किए गए और इसलिए उन्हें यह तय करने में सावधानी बरतनी पड़ी कि किन मैचों को देखना है। हुआ जिंग, बिल्कुल, कई लोगों ने एक साथ कहा। तो फिर हुआ जिंग ही सही। लिनमो ने कार्यक्रम पत्र निकाला और उस पर एक नज़र डाली। आज हुआ जिंग नवोदित टीम का मुकाबला मेजबान टीम डोंगशान अकादमी से था। नवसिखिए की टीम एरेना नंबर 7 पर। पिछले साल डोंगशान अकादमी की राष्ट्रीय रैंकिंग 45वीं थी, इसलिए हुआ जिंग की तुलना में उसकी ताकत में भारी अंतर था। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो इस मैच के परिणाम में कोई सस्पेंस नहीं था। लेकिन जब समूह एरेना नंबर 7 के पास पहुंचा तो वह पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। ये लोकप्रियता, हुआ जिंग से यही उम्मीद थी। गुशी ने कुछ भावुकता के साथ टिप्पणी की। जब वे अभी अभी वहां से गुजरे तो कई स्टेडियमों में बहुत कम दर्शक थे। हुआ जिंग जैसा दृश्य निश्चित रूप से अनोखा था। इस पल मैच के दोनों पक्ष पहले से ही अखाड़े के मंच पर खड़े थे। पेशेवर रेफरी की वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जोर जोर से नियमों की घोषणा कर रहा था। नियम जटिल नहीं थे, उन्हें 2 बिंदुओं में संक्षेप में बताया गया था। पहला, यदि एक पक्ष आत्मसमर्पण कर देता है या सभी सदस्य अपनी युद्ध क्षमता खो देते हैं तो उन्हें हारा हुआ माना जाता है। दूसरा, मैच के दौरान कोई भी व्यक्ति स्वयं बीस्टमास्टर पर हमला नहीं कर सकता। सामान्य परिस्थितियों में एक बार जब कोई पालतू जानवर परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर जाता है तो बीस्टमास्टर्स के बीच होने वाली लड़ाइयों में बीस्टमास्टर पर स्वयं हमला करने की अनुमति मिल जाती है। हालांकि नवागंतुक टीम के लिए कुछ कमजोर टीमों के पालतू जानवर अभी तक परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंचे थे, इसलिए यह नियम अभी भी बहुत आवश्यक था। रेफरी द्वारा नियमों की घोषणा समाप्त करने के बाद दोनों टीमों के सदस्यों ने अपने पालतू जानवरों को बुलाना शुरू कर दिया। जब हुआ जिंग टीम के 5 सदस्यों के पालतू जानवर प्रकट हुए तो मैदान में तुरंत ही विस्मयबोधक आवाजों की गूंज सुनाई दी। हे भगवान, ये तो सचमुच दुर्लभ पालतू जानवर हैं। हुआ जिंग से जैसी उम्मीद थी, पेट बीस्ट की यह श्रृंखला वाकई बेहद शानदार है। न केवल टीम की संरचना शानदार है बल्कि उनकी ताकत भी भयावह है। 2 खिलाड़ी परिपक्व अंतिम चरण में और 3 खिलाड़ी परिपक्व मध्य चरण में हैं। डोंगशान टीम उनसे कैसे मुकाबला करेगी? बहुत ताकतवर, केवल नवागंतुक टीम ही इतनी भयानक है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि हुआ जिंग युद्ध टीम कितनी ताकतवर होगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी की चर्चाएं सुन रहा हूँ। गुशी, फू जिहाओ और हान वेई के चेहरे के भाव कुछ हद तक भद्दे थे। उन्हें हमेशा से लगता था कि उनकी टीम में सभी सदस्य परिपक्व अवस्था में हैं। पेट बीस्ट्स पहले से ही काफ़ी अच्छा था, लेकिन हुआ जिंग की तुलना में वे पल भर में धूल में मिल गए। हालांकि उन्हें आने से पहले हुआ जिंग की नवागंतुक टीम के मजबूत होने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें इतनी मजबूत टीम की उम्मीद नहीं थी। वे वाकई बहुत ताकतवर हैं। लिन रुयू ने कुछ चिंता के साथ लिनमो की ओर देखा। वह जानती थी कि इस बार लिनमो का लक्ष्य चैंपियनशिप के लिए जोर लगाना था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इस लक्ष्य को हासिल करना सचमुच स्वर्ग में जाने जितना ही कठिन था। लिनमो ने सिर हिलाया, उसका चेहरा भी कुछ गंभीर था। परिपक्व अवस्था के अंतिम चरण में एक पालतू जानवर की ताकत उन्नत रैंक 1 के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में, हुआ जिंग नवागंतुक टीम के 5 पालतू जानवरों में से 2 उन्नत श्रेणी के और 3 मध्यवर्ती श्रेणी के थे, जबकि उन 5 के पालतू जानवर प्रथम श्रेणी के निम्न श्रेणी के थे। इस परिस्थिति में कमजोरों का उपयोग करके बलवानों को परास्त करने की इच्छा रखना वास्तव में अत्यंत कठिन था। तथापि उच्च कठिनाई स्तर का मतलब यह नहीं था कि जीतने की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी, क्योंकि उसके पास अभी भी एक दूसरा पालतू जानवर था। हुआ जिंग नवागंतुक टीम के 5 सदस्यों के पास निश्चित रूप से अपने अपने दूसरे पालतू जानवर होंगे।
लेकिन लिन मो को पूरा यकीन था कि उनका दूसरा पालतू जानवर अभी तक परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंचा था, और उसका कुनपेंग कुछ ही दिनों में परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर सकेगा। एक परिपक्व अवस्था पे 20 शिशु अवस्था को सीधे कुचल सकता है पालतू जानवर। जब वह समय आएगा तो उनके और हुआ जिंग बैटल टीम के बीच का अंतर काफ़ी कम हो जाएगा और जीत हासिल करना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ये सोचते हुए उसने लिन रुयू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हमें बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। अगर हम सच में नहीं जीत पाते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि हमारे कौशल उतने अच्छे नहीं हैं। लिन रुयू ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। फिर उन दोनों ने एक साथ डोंगशान नवागंतुक टीम की ओर देखा। हुआ जिंग की नवागंतुक टीम की तुलना में इस तरफ के पालतू जानवर स्पष्ट रूप से थोड़े हीन थे। सबसे अच्छा पालतू जानवर केवल छठे दर्जे का उच्च श्रेणी का था, गरजता हुआ चंद्रमा भेड़िया। हालांकि पालतू जानवर की गुणवत्ता ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, लेकिन ये कुछ हद तक दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच पृष्ठभूमि के अंतर को दर्शाती है। दुर्लभ पालतू जानवर ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें आम लोग प्राप्त कर सकें। और इस समय शायद अपने आसपास के लोगों की बातचीत सुनकर डोंगशान नवागंतुक टीम के 5 सदस्यों के चेहरे पर अस्वाभाविक भाव आ गए और उनकी हरकतें स्पष्ट रूप से संकुचित हो गईं। ये देखकर लिन मो ने अपना सिर हल्के से हिलाया। अफवाहों से प्रभावित मानसिकता के कारण डोंगशान नवागंतुक टीम ने यह मैच शुरू होने से पहले ही हार मान ली थी, और तथ्य उनकी अपेक्षा के अनुरूप ही थे। युद्ध शुरू होने के बाद हुआ जिंग नवागंतुक टीम के हमलों का सामना करते हुए डोंगशान नवागंतुक टीम पूरी तरह से हार गई। 3 मिनट से भी कम समय में डोंगशान नवागंतुक टीम के सभी सदस्यों ने अपनी युद्ध क्षमता खो दी थी। रेफरी ने मौके पर ही घोषणा कर दी कि हुआ जिंग की नवोदित टीम को 3 अंक मिले, जबकि डोंगशान की नवोदित टीम को कोई अंक नहीं मिला। कैप्टन, अब हम अगली टीम से मुकाबला करने जा रहे हैं। गूशी ने लिन मो की ओर देखा। हालांकि अभी की लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा थी, फिर भी उसने इसे बड़े चाव से देखा। उसके बगल में बैठे फूजिहाओ और हान वेई के चेहरे पर भी एक जैसे भाव थे। लिन मो ने आज के मैचों की सूची देखी। आगामी मैचों में कोई भी विशेष रूप से मजबूत टीम नहीं थी, इसलिए उसने सिर हिलाते हुए कहा, हम अब और नहीं देखेंगे। चलो वापस जाकर समीक्षा करते हैं। गूशी चौंक गई। किस बात की समीक्षा? जी कप्तान, हमने अभी तक प्रतियोगिता भी नहीं की है। क्या अभी समीक्षा करना जल्दबाजी नहीं होगी? हान वेई ने भी कहा। इस बात की समीक्षा करो कि डोंगशान नवागंतुक टीम इतनी जल्दी क्यों हार गई। लिन मो ने अपनी बात समाप्त करते ही सीधे छात्रावास की ओर प्रस्थान किया और बोला, रास्ते में आप सभी को भी इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। गूशी और बाकी दोनों ही स्तब्ध रह गए। क्या डोंगशान नवागंतुक टीम ताकत में अंतर के कारण इतनी जल्दी हार गई थी? हालांकि इतने लंबे समय तक संपर्क में रहने के बाद उन्हें लिन मो के बारे में कुछ समझ आ गई थी। वे जानते थे कि लिन मो निश्चित रूप से बिना उद्देश्य के बोलने वाली व्यक्ति नहीं थी, इसलिए वे तुरंत उनके पीछे पीछे चले गए। छात्रावास में वे पांचों एक दूसरे के सामने बैठे थे। लिन मो ने सीधे पूछा, मैंने जो सवाल पूछा था, क्या आपने उसका जवाब सोच लिया है? मुझे लगता है कि यह ताकत में अंतर और पालतू जानवरों की संख्या में अंतर के कारण है, हान वेई ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, फू जिहाओ ने कहा। लिन मो ने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी और इसके बजाय गूशी की ओर देखा। शक्ति में निश्चित रूप से अंतर है, लेकिन इसका एक बड़ा कारण यह है कि वे अफवाहों से परेशान थे और उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। गूशी ने लिन मो की ओर देखा। कैप्टन, आप हमसे यही समीक्षा करने को कह रहे हैं, है ना? लिन मो ने सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि डोंगशान नवागंतुक टीम की ताकत हुआ जिंग जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने सामान्य प्रदर्शन किया होता तो वे इतनी जल्दी नहीं हारते। इसका मूल कारण ये था कि उनकी मानसिकता असंतुलित थी, जिसके कारण युद्ध के दौरान रणनीति और समन्वय का पूरी तरह से अभाव रहा। अगर हम उनकी जगह होते और अभी अभी हुआ जिंग टीम से मिले होते तो क्या आप उन चर्चाओं को सुनने के बाद अप्रभावित रह पाते? ये शब्द सुनकर गूशी और बाकी दोनों को अपने दिल में एक सिहरन महसूस हुई। अंततः उन्हें लिन मो का समीक्षा करवाने का इरादा समझ में आ गया। लिन मो ने तीनों की ओर देखते हुए कहा, हुआ जिंग से हमारी मुलाकात होनी तय है और हमारे बारे में चर्चा होना भी तय है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप सभी मानसिक रूप से पहले से ही तैयार रहें। अन्यथा वर्तमान डोंगशान नवागंतुक टीम ही हमारा भविष्य होगी। कैप्टन, हम समझ गए, गूशी और बाकी दोनों ने गंभीर भाव से कहा। उन्हें हमेशा से यही लगता था कि 2 महीने के गहन प्रशिक्षण के बाद उन्होंने प्रतियोगिता के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन उन्हें अभी अभी एहसास हुआ कि उनकी मानसिक तैयारी पर्याप्त नहीं थी। सौभाग्य से लिन मो ने इस समीक्षा का उपयोग उन्हें सबक सिखाने और उनकी कमियों का एहसास कराने के लिए किया, और अभी भी बहुत देर नहीं हुई थी। लिन मो ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम समझ गए हो तो वापस जाओ और आराम करो। अपने मन को अच्छी तरह से आराम दो और दोपहर के मैच के लिए तैयारी करो। ये हमारा पहला मैच है, हमें अच्छी शुरुआत करनी होगी। दोपहर के 2 बजे, अखाड़ा संख्या 14।
लिनमो और अन्य 4 प्रतिभागियों द्वारा जजों की मेज पर अपनी पहचान सत्यापित करने के बाद वे कतार में खड़े हुए और अखाड़े में प्रवेश किया। उसी समय उनके प्रतिद्वंद्वी मिंग्युआन न्यूकमर टीम के 5 सदस्य भी एक एक करके अखाड़े में उतरे। अखाड़ा गोलाकार था, जिसका व्यास लगभग 150 मीटर था। दोनों पक्ष आमने सामने विपरीत छोरों पर खड़े थे। अखाड़े के आसपास कुछ दर्शक मौजूद थे, लेकिन ज्यादा नहीं। वे संभवतः ऐसे लोग थे जिनकी मुलाकात बाद में उनसे या मिंग्युआन नवागंतुक टीम से होगी। हालांकि लिनमो ने इन कुछ दर्शकों के बीच एक परिचित व्यक्ति को देखा, किन्युआन। किन्युआन अखाड़े से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसके 5 मीटर के दायरे में कोई नहीं था, जिससे वह बेहद ध्यान आकर्षित करने वाला लग रहा था। इस समय वह अखाड़े में लिनमो को मुस्कुराते हुए देख रहा था, मानो वह एक उत्साही दर्शक हो। लेकिन लिनमो जानता था कि किन्युआन की यहाँ उपस्थिति शक्ति प्रदर्शन थी। इसके जवाब में उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान दी, मानो उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो। यदि किन्युआन उस पर मानसिक दबाव डालने और उसकी युद्ध अवस्था को प्रभावित करने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करना चाहता था, तो वह वास्तव में उसे कमा रहा था। जल्द ही रेफरी ने मैच के नियमों की घोषणा पूरी कर ली। अब दोनों पक्षों के लिए अपने पालतू जानवरों को बुलाने का समय आ गया था। जैसा कि उम्मीद थी, दोनों पक्षों के पालतू जानवरों के सामने आते ही अखाड़े के चारों ओर कानाफूसी और चर्चाएं शुरू हो गईं। हे भगवान, किन्युआन न्यूकमर टीम के पालतू जानवर सभी परिपक्व अवस्था में हैं। क्या इस साल किन्युआन इतना मजबूत है? मैंने रिकॉर्ड देखे, पिछले साल उनकी नवोदित टीम में परिपक्व स्तर पर केवल 3 ही खिलाड़ी थे। वे वाकई मजबूत हैं। पिछले वर्षों में केवल शीर्ष 20 में शामिल टीमें ही अपने सभी पालतू जानवरों को परिपक्व अवस्था में रखने में कामयाब हो पाती थीं। क्या इसका मतलब किन्युआन है? क्या इस साल नवोदित टीम के पास शीर्ष 20 में जगह बनाने का मौका है? अगर वे किसी दूसरे समूह में होते तो शायद यह संभव होता, लेकिन चूंकि वे समूह 1 में हैं, इसलिए यह इतना निश्चित नहीं है। बिल्कुल, आखिरकार ग्रुप ऑफ डेथ शीर्षक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। सिर्फ किन्युआन की बात मत करो, मिंग्युआन की नवोदित टीम भी इस साल काफ़ी अच्छी है। उनके पास 5 पालतू जानवर हैं, जिनमें से 3 परिपक्व अवस्था में हैं और 2 किशोर अवस्था के 9वें चरण में हैं। वे पिछले साल की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। पिछले साल से ज़्यादा मजबूत ज़रूर, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। शिशु अवस्था परिपक्व अवस्था से लड़ नहीं सकती। अगर मैं उनकी जगह होता तो अपनी ताकत बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर देता। तुम्हारे शब्द कठोर लग सकते हैं, लेकिन वे सच हैं। भले ही चोटों का इलाज हो जाए, फिर भी पालतू जानवर की हालत पर कुछ हद तक असर पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हार मान ली जाए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। भीड़ के बीच चल रही चर्चाएं शांत नहीं थीं। अखाड़े में उनकी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। उन टिप्पणियों को सुनकर गुशी और अन्य लोगों को राहत महसूस हुई। हालांकि ये लोग अभी अच्छी बातें कह रहे थे, लेकिन जब तक प्रतियोगिता जारी रहेगी, ऐसे समय भी आएंगे जब टिप्पणियां इतनी अच्छी नहीं होंगी। अगर लिनमो ने आज सुबह उन्हें सबक न सिखाया होता, तो अचानक इस तरह की आलोचना सुनकर उनके लिए शांत रहना बहुत मुश्किल हो जाता। इस पल अपने कप्तान के रूप में लिनमो के प्रति गुशी के 3 साथियों के मन में जो प्रशंसा थी, वह कुछ और बढ़ गई। लिनमो दिखने में उनकी उम्र का था, फिर भी हर मामले में वह उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर था। किन्युआन, नई टीम, क्या आप तैयार हैं? रेफरी की आवाज़ गूंज उठी। कप्तान होने के नाते लिनमो ने टीम की ओर से जवाब दिया, तैयार। इसके बाद रेफरी ने मिंग्युआन नवागंतुक टीम की ओर देखा और पूछा, क्या आप तैयार हैं? हम तैयार हैं, मिंग्युआन नवागंतुक टीम के कप्तान ने सिर हिलाते हुए कहा। इस मैच के लिए हम आत्मसमर्पण करते हैं। वाह! ये सुनकर आसपास मौजूद दर्शक तुरंत शोर मचाने लगे। हालांकि उन्हें यह भी लगता था कि आत्मसमर्पण करना ही सबसे बुद्धिमानी भरा विकल्प है। जब ये वास्तव में हुआ, तब भी उन्हें कुछ हद तक झटका लगा। उन्होंने सचमुच आत्मसमर्पण कर दिया। क्या निर्णायकता है! बिल्कुल सही। हालांकि सभी जानते हैं कि यह सबसे समझदारी भरा कदम है, फिर भी हर साल बहुत कम लोग वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। मिंग्युआन नवागंतुक टीम का ये कप्तान काफ़ी दिलचस्प है। क्या आप लोग असल मुद्दे से भटक नहीं रहे हैं? यहाँ सबसे बड़ा लाभार्थी स्पष्ट रूप से किन्युआन है। बिल्कुल सही। इससे किन्युआन इस साल की पहली टीम बन गई है जिसके प्रतिद्वंदी ने हार मान ली है। ऐसा व्यवहार आमतौर पर शीर्ष 10 अकादमियों के साथ ही देखने को मिलता है। प्रतिद्वंद्वी को आत्मसमर्पण कराने वाला पहला व्यक्ति। तस्क किन्युआन शायद लंबे समय तक इस बात का बखान करता रहेगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। भीड़ की चर्चा के बीच हालांकि किन्युआन का चेहरा काफ़ी विकृत हो गया। जैसा कि लिनमो ने सोचा था, वह इस मैच को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखने आया था। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि लिनमो का प्रतिद्वंद्वी सीधे आत्मसमर्पण कर देगा। इससे उनकी शक्ति प्रदर्शन की रणनीति एक सीधे सीधे मजाक में बदल गई। वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने आया था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने प्रतिद्वंदी के गौरवशाली क्षण को देखा। अगर यह मजाक नहीं था तो और क्या था?
अखाड़े में लिनमो को एक ठंडी निगाह से देखते हुए किन युआन ने अपनी आस्तीन झटक दी और तुरंत वहां से चला गया। लिनमो ने स्वाभाविक रूप से किन युआन के कार्यों को देखा, लेकिन शुरू से अंत तक उसने इसकी परवाह नहीं की। जिस क्षण किन युआन ने यह तय किया कि उसने ही क्रिम्सन फ्लेम बर्ड का अंडा लिया है, उसी क्षण से उनका दुश्मन बनना तय हो गया था। इसलिए किन युआन चाहे कुछ भी करे, उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि उन्हें वास्तव में मिंग्युआन नवागंतुक टीम के आत्मसमर्पण करने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए जब उसने ये खबर सुनी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, अन्यथा वह उस समय निश्चित रूप से किन युआन को मुस्कुराती हुई नज़रों से देखता। अगर उसने ऐसा किया होता तो इससे किन युआन निश्चित रूप से बहुत क्रोधित हो जाता। अगर आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आपको कोई अंक नहीं मिलेंगे। क्या आप वाकई आत्मसमर्पण करना चाहते हैं? रेफरी ने मिंग्युआन के कप्तान की ओर देखकर एक बार फिर पुष्टि की। पुष्टि हो गई। मिंग्युआन के कप्तान ने बिना किसी झिझक के कहा। दरअसल यह एक ऐसा निर्णय था जो उन्होंने मंच पर कदम रखने से पहले ही ले लिया था और इसका आसपास की चर्चाओं से कोई लेना देना नहीं था। लिनमो और उनकी टीम की तरह हर टीम मैच से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करती है और उसी के अनुसार अलग अलग रणनीति अपनाती है। और फिलहाल उनके लिए आत्मसमर्पण करना ही सबसे अच्छा विकल्प था, क्योंकि कल उनका एक और मैच था और उस मैच में उनका प्रतिद्वंदी ताकत के मामले में लगभग उनके बराबर था। यदि वे अपनी चरम स्थिति को बनाए रखते तो उनके जीतने की संभावना 60% थी। लेकिन अगर वे आज घायल हो जाते हैं तो कल के परिणाम के बारे में कुछ कहना मुश्किल होगा। इसलिए व्यापक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बिना किसी झिझक के आत्मसमर्पण करना चुना। उस स्थिति में मैं घोषणा करता हूं कि किंग्युआन नवागंतुक टीम ने यह मैच जीत लिया और 3 अंक प्राप्त किए। रेफरी की आवाज़ धीमी होते ही लिनमो के 5 सदस्यीय समूह का पहला मैच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्हें अपने विरोधियों के आत्मसमर्पण करने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि ये निस्संदेह एक अच्छी बात थी, इसलिए अखाड़े से बाहर निकलने के बाद उन सभी के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान आ गई। कैप्टन, आगे की योजना क्या है? गु शी ने पूछा। फ्री टाइम है, लेकिन डोंगशान अकादमी मत छोड़ना। साथ ही रात के खाने से पहले छात्रावास लौट आना, लिनमो ने निर्देश दिया और समूह तितर बितर हो गया। फिर उसने लिन रुयू की ओर देखा। क्या कोई ऐसा मैच है जिसे आप देखना चाहती हैं? लिन रुयू ने सिर हिलाते हुए कहा, आपका क्या कहना है? लिनमो मुस्कुराए और बोली, मेरे पास भी कुछ नहीं है। उन्होंने आज के मैचों की सूची पहले ही देख ली थी। आज हुआ जिनके मैच को छोड़कर बाकी सभी मैच देखना उनके लिए वैकल्पिक था। लिन रुयू ने लिनमो का हाथ पकड़ते हुए कहा, तो चलिए टहलने चलते हैं। लिनमो ने सिर हिलाया और सहजता से पूछा, अगले मैच के बारे में आपके क्या विचार हैं? उनका अगला मैच कल सुबह था। प्रतिद्वंद्वी टीम वानशु अकादमी थी, जो पिछले साल 32वें स्थान पर थी, जो कि पिछले साल किंग्युआन की रैंकिंग से बहुत अलग नहीं थी। उनकी ताकत की बात करें तो चूंकि कल वानशु अकादमी का पहला मैच होगा, इसलिए फिलहाल यह अज्ञात है। हम निश्चित रूप से जीतेंगे, लिन रुयू ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। लिनमो ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इतना आत्मविश्वास? बिल्कुल, लिन रुयू ने कहा, क्योंकि हमारी टीम में आप हैं। लिनमो अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोली, छात्रा लिन रुयू, इस तरह की व्यक्तित्व पूजा अच्छी नहीं है। लिन रुयू गर्व से बोली, मैं क्या करूं, मेरे बॉयफ्रेंड को इतना शानदार होने की सलाह किसने दी थी? अगर तुम मेरी इसी तरह तारीफ करते रहोगे तो मैं घमंडी हो जाऊंगी, लिनमो ने मजाक में कहा। ठीक है, अब और तारीफ नहीं। लिन रुयू का चेहरा थोड़ा और गंभीर हो गया। बाद के मैचों को छोड़ दे तो केवल ग्रुप स्टेज में ही 2 प्रतिद्वंद्वी ऐसे हैं जिनसे मुझे चिंता है। एक है हुआजिंग अकादमी और दूसरी है अन्नान अकादमी। नियमों के अनुसार अगर हम फाइनल में पहुंचना चाहते हैं तो ग्रुप स्टेज में हम अधिकतम एक ही मैच हार सकते हैं। लेकिन ये दोनों अकादमियां पिछले साल क्रमशः पहले और 15वें स्थान पर रहीं, उनकी ताकत हमारी तुलना में कहीं अधिक है। हुआजिंग के खिलाफ हम आत्मसमर्पण करने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अन्नान के खिलाफ जीतना ही होगा। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ये वाकई बहुत मुश्किल है। लिनमो के चेहरे से मुस्कान भी गायब हो गई। अगर वे चैंपियनशिप जीतने का लक्ष्य रखते हैं तो अन्नान अकादमी के खिलाफ ग्रुप स्टेज का मैच उनके सामने आने वाली पहली बड़ी बाधा होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्नान अकादमी में किन युआन भी थे। उसे देखने के बाद किन युआन की विभिन्न प्रतिक्रियाओं को देखकर ऐसा लगता है कि वह उसे मारने के तरीके को लेकर काफी परेशान था। इस स्थिति में अन्नान निश्चित रूप से युद्ध के दौरान घातक हमला करेगा। लेकिन ज्यादा चिंता मत करो, लिनमो ने लिन रुयू की ओर देखते हुए कहा, अन्नान वाकई मजबूत है, लेकिन हम भी कमजोर नहीं हैं। इसके अलावा अन्नान के साथ मुकाबले में अभी कुछ दिन बाकी हैं। जब तक हम अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे, हमारे पास जीतने का मौका रहेगा। लिन रुयू ने सिर हिलाया। इस समय वे बस इतना ही कर सकते थे। खाने के समय गु शी और अन्य लोग समय पर छात्रावास लौट आए। 5 लोग एक साथ रात का खाना खाने गए और फिर लिनमो के कमरे में एक छोटी सी बैठक की।
बैठक का मुख्य विषय कल होने वाला मैच था। चूंकि उन्हें अभी तक अपने प्रतिद्वंदी की ताकत का अंदाजा नहीं था, इसलिए कल अखाड़े में उतरने के बाद उन्हें मौके पर ही अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। इस प्रकार लिनमो ने कई लक्षित योजनाएं तैयार की और उन्हें गुशी और अन्य लोगों को समझाया। इस तरह कल जब लड़ाई शुरू होगी तो उन्हें अगली सुबह योजना के अनुसार ही काम करना होगा। अखाड़ा संख्या 32। लिनमो और अन्य लोगों ने 10 मिनट पहले अपनी पहचान सत्यापित की और अखाड़े में प्रवेश किया। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद वांशु अकादमी की टीम भी आ गई। फिर रेफरी ने नियमों की घोषणा करना शुरू किया। लिनमो ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अखाड़े के आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। आज दर्शकों की संख्या कल की तुलना में थोड़ी अधिक थी, हालांकि कुल संख्या फिर भी बहुत अधिक नहीं थी। हालांकि यह उल्लेख करना उचित होगा कि उसने आसपास की भीड़ में किन युवान की आकृति को नहीं देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह कल की घटनाओं से उत्तेजित हो गया था। इस टूर्नामेंट के नियम ऊपर दिए गए हैं। किसी भी पक्ष द्वारा इनका उल्लंघन करने पर तत्काल हार माननी होगी। रेफरी की आवाज गूंजी। अब दोनों पक्ष अपने पालतू जानवरों को बुला सकते हैं। जल्द ही जैसे ही समनिंग फॉर्मेशन की रोशनी जगमगा उठी, अखाड़े में 10 विशालकाय जीव प्रकट हुए। वाह! इस दृश्य ने आसपास मौजूद दर्शकों के बीच तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया। दोनों टीमों में वास्तव में सभी सदस्य परिपक्व अवस्था में हैं। पालतू जानवर, यह मैच देखने लायक होगा। पिछले साल किंग्युआन अकादमी और वांशु अकादमी की रैंकिंग लगभग समान थी। इस साल ऐसा लगता है कि वे फिर से बराबरी पर हैं। ये बात पूरी तरह सच नहीं है, हालांकि दोनों पक्ष परिपक्वता के विभिन्न चरणों में हैं। पालतू जानवरों, ध्यान से देखो, दोनों तरफ के पालतू जानवर एक ही स्तर पर नहीं हैं। छठे क्रम का उच्च पद नेदर टाइगर, एक किंग लेवल यूनिकॉर्न, एक दुर्लभ पालतू जानवर फीनिक्स टेल बटरफ्लाई। किंग्युआन अकादमी के इस साल के पालतू जानवरों का संग्रह बहुत ही शानदार है। किंग्युआन की तुलना में वांशु अकादमी के पालतू जानवरों की सूची में वास्तव में कुछ कमी है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि वांशु अकादमी कमजोर है। जैसा कि सभी जानते हैं, पालतू जानवर का ग्रेड उसकी ताकत को पूरी तरह से नहीं दर्शाता है। ये सच हो सकता है, लेकिन चूंकि दोनों पक्षों के पालतू जानवर वर्तमान में प्रारंभिक परिपक्वता अवस्था में हैं, इसलिए मजबूत पालतू जानवरों की पंक्ति वाला पक्ष स्पष्ट रूप से लाभ में है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भीड़ की चर्चाओं के बीच लिनमो अपने सामने बैठे 5 लोगों के पालतू जानवरों का भी जायजा ले रहा था। 7 रैंक का मध्यवर्ती डायमंड आयैप, एक 6ठे रैंक का निम्न स्तर का जीव फ्रॉस्ट लेपर्ड, एक 5 रैंक एडवांस्ड स्कारलेट ब्लड स्पाइडर, एक 4थे क्रम की निम्न श्रेणी की मकड़ी रिफ्ट हूफ ऑक्स और एक रैंक 4 इंटरमीडिएट पवित्र हृदय कीट। इनमें से रिफ्ट हूफ ऑक्स एक रक्षात्मक पालतू जानवर था। सेक्रेड हॉट कीट एक उपचार प्रकार का पालतू जानवर था। यह एक सामान्य 5 सदस्यीय लड़ाकू दस्ता था। एक ही समय पर फॉस्फोरस तितली को देखकर दर्शकों को अचानक एहसास हुआ कि किंग्युआन की टीम के पास वास्तव में उपचार करने वाला कोई पालतू जानवर नहीं था। कोई वैद्य नहीं। ये किस तरह का खेल है? किंग्युआन को कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास है ना? क्या उन्हें लगता है कि युद्ध में उन्हें चोट नहीं लगेगी? मुझे लगता है कि किंग्युआन आक्रमण शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है, ताकि शक्तिशाली आक्रमणकारी बल का उपयोग करके युद्ध को जल्दी समाप्त कर सके। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या होगा अगर वे लड़ाई के दौरान घायल हो जाएं और यह एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई में बदल जाए? कौन जाने, लेकिन चूंकि किंग्युआन ने इसे चुनने की हिम्मत की है, इसलिए उनके पास भरोसा करने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। मैं वास्तव में मानता हूं कि इस साल किंग्युआन की टीम की रणनीति काफी प्रभावशाली है। आखिरकार अधिकांश टीमें एक हीलर रखती हैं। इस तरह उन्हें युद्ध शक्ति के मामले में वास्तव में फायदा मिलता है। सचमुच इस तरह के अपरंपरागत रास्ते के बारे में सोचने के लिए मुझे कहना होगा कि इस साल किंग्युआन की टीम के चयन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति में वाकई कुछ प्रतिभा है। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस मैच के लिए ही देखा जाए तो किंग्युआन की टीम रणनीति स्पष्ट रूप से सफल रही है। वांशु की पालतू जानवरों की टुकड़ी पहले से ही कमजोर थी और अब जब प्रतिद्वंद्वी उनकी युद्ध शक्ति को कुचल रहा है तो उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। मैदान पर भीड़ की बातचीत सुनना। वांशु नवागंतुक टीम के 5 सदस्यों के चेहरे कुछ हद तक बिगड़ गए। जब उनके पालतू जानवरों की टीम अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कमजोर थी तो वास्तव में उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि यह एक बहुत ही सामान्य घटना थी। कोई भी बीस्टमास्टर इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि उसके पालतू जानवर हमेशा दुश्मन के जानवरों से बेहतर होंगे। लेकिन किंग्युआन की टीम के पास उपचार करने में सक्षम कोई पालतू जानवर न होने से वे सचमुच हैरान रह गए, क्योंकि उपचार करने वाले पालतू जानवरों में लगभग कोई युद्ध शक्ति नहीं होती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो इस मैच में उन्हें 4 बनाम 5 की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। शुरू में दोनों पक्षों की ताकत लगभग बराबर थी, लेकिन इससे वे तुरंत ही एक बड़े नुकसान में फंस गए। कैप्टन, अब हम क्या करें? वांशु टीम के जिन क्वानई नाम के एक छात्र ने पूछा। वांशु नवागंतुक टीम के कप्तान का नाम चू झाओई था।
ये सुनकर वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैच शुरू होते ही मेरे हाथ के इशारे पर ध्यान देना। हमें पहले उनके किसी पालतू जानवर को गंभीर रूप से घायल करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो हमारे पास कोई मौका नहीं बचेगा। ये सुनकर टीम के अन्य सदस्यों ने एकमत होकर सिर हिलाया। इस समय शायद यही उनका एकमात्र विकल्प था। एक ही समय पर लिनमो ने एक हाथ उठाया, 2 उंगलियां दिखाईं और अपने बगल में बैठे लोगों को 2 का इशारा किया। समझ गए, गूशी और बाकी सबने एक साथ जवाब दिया। लिनमो उन्हें प्लान 2 को अंजाम देने का निर्देश दे रही थी। रेफरी की आवाज गूंजी, अंतिम पुष्टि, क्या दोनों पक्ष तैयार हैं? दोनों पक्षों से सकारात्मक जवाब मिलने के बाद रेफरी ने अपनी सीटी उठाई और उसे जोर से बजाया। ट्वीट, सीटी बजते ही, जाओ, उस फीनिक्स टेल बटरफ्लाई पर हमला करो। चू झाओई के आदेश का पालन करते हुए उसने अपने दानव आंख वाले बंदर को लिनमो और अन्य लोगों की ओर बढ़ने के लिए उकसाया। डेमन आई ऐप के पीछे अन्य 3 पालतू जानवर होली हॉट वम को छोड़कर तुरंत आ गए। हालांकि चारों पालतू जानवर बेतहाशा हमला कर रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि उनकी दूरी और स्थिति बेहद सुनियोजित थी, जिससे वे एक दूसरे को कवर कर पा रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से समन्वित प्रशिक्षण प्राप्त किया था। जहां तक किंग्युआन की बात है, लिनमो को आदेश देने की भी कोई जरूरत नहीं थी। सीटी बजते ही बाकी लोग भी हरकत में आ गए थे। फूजिहाओ ने बढ़त बनाते हुए अपने मोटे कवच वाले गैंडे को सबसे पहले आगे भेजा। हानवेई का ज्वाला तेंदुआ मोटे कवच वाले गैंडे के ठीक पीछे पीछे चल रहा था, चतुराई से अपने रूप को छिपाए हुए था। सामने से देखने पर फ्लेम लेपर्ड की आकृति पूरी तरह से अदृश्य थी। लिनरुयू का यूनिकॉर्न बिजली की रोशनी में नहाया हुआ था, लेकिन स्थिर रहा, आगे नहीं बढ़ा। गूशी की फीनिक्स टेल बटरफ्लाई भी वैसी ही थी। ये यूनिकॉर्न के बगल में मंडराता रहा, अपने पंख फड़फड़ाता रहा, मानो वह तमाशा देखने का इंतजार कर रहा हो। इस दृश्य ने स्टेडियम के चारों ओर मौजूद दर्शकों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। किंग्युआन का इससे क्या मतलब है? विरोधी ने 4 पालतू जानवर भेजे हैं, जबकि उन्होंने केवल 2 भेजे हैं। ये तो हद से ज्यादा आत्मविश्वास है। मुझे समझ नहीं आया। एक शेर भी खरगोश को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है। किंग्युआन का अहंकार उन्हें निश्चित रूप से भारी पड़ेगा। मुझे लगता है कि यह अहंकार नहीं है, बल्कि किसी प्रकार की रणनीति है। रणनीति की तो बात ही छोड़ो, उनकी ताकत तो साफ तौर पर कहीं ज्यादा है। अगर वे सब मिलकर हमला करें तो सीधे ही विरोधी को कुचल सकते हैं। इसके बजाय वे इन दिखावटी चालों में समय बर्बाद कर रहे हैं। ये बिल्कुल अनावश्यक है। मैं सहमत हूँ। सांप में पैर जोड़ना कभी भी अच्छी बात नहीं होती। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भीड़ की चर्चाओं के बीच मैदान पर दोनों पक्षों के पालतू जानवर तेजी से करीब आ रहे थे। दर्शकों के विपरीत किंग्युआन को केवल 2 पालतू जानवरों को भेजते हुए देखकर चू झाओई की भौहें तन गईं। इस तरह फीनिक्स टेल तितली पर निशाना साधने की उनकी योजना को अंजाम नहीं दिया जा सका। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें हमारी योजना का पहले ही पता चल गया हो? चू झाओई के मन में विचारों की बाढ़ आ गई, लेकिन तीर तो धनुष से निकल ही चुका था, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सब लोग इस मोटे कवच वाले गैंडे पर हमला करो, चू झाओई ने बिना किसी झिझक के आदेश दिया। लेकिन ठीक उसी क्षण स्विश 16 मीटर के दायरे में फैली जल धुंध का एक क्षेत्र अचानक प्रकट हो गया। 16 मीटर त्रिज्या का अर्थ है 16 मीटर व्यास वाला वृत्त। इसका क्षेत्रफल पूरे 200 वर्ग मीटर था। वांशु अकादमी के चारों पालतू जानवर पल भर में ही उसके भीतर समा गए। अचानक अपनी दृष्टि खो देने के कारण उनके पूरी तरह से तैयार हमले केवल अस्थायी रूप से ही रोके जा सके, और साथ ही साथ फुफकार, जल की धुंध के भीतर से हवा के कटने जैसी आवाज आई। अगले ही पल इसके तुरंत बाद एक पालतू जानवर की दहाड़ सुनाई दी। वह दहाड़ बेहद तीखी थी। हालांकि दर्शक कुछ देख नहीं पा रहे थे, फिर भी वे जानते थे कि यह किसी घायल पालतू जानवर की चीख थी। मेरा फ्रॉस्ट लेपर्ड घायल हो गया है, वांशु टीम के भीतर से जिनक्वानई ने चिंता से कहा। आध्यात्मिक संबंध के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि फ्रॉस्ट लेपर्ड की पीठ पर एक बड़ा घाव हो गया था और उसमें से खून बह रहा था। पीछे हटो, सब लोग पीछे हटो, चू झाओई ने तुरंत आदेश दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक उसी क्षण जल धुंध में छिपी हुई लिटिल बाई ने जल ब्लेड से हमला किया। मोटे कवच वाले गैंडे के पीछे से ज्वाला तेंदुआ अचानक बाहर निकला, अपना मुंह खोला और जल धुंध में एक आग का गोला दाग दिया। ये धुंध के अंदर की स्थिति को नहीं देख सकता था, लेकिन जब धुंध ने पालतू जानवरों को ढक लिया था तब उनकी सामान्य स्थिति का उसे पता था। इतना ही काफी था। वे सब वैसे भी दुश्मन थे, किसी को भी मारना फायदे का सौदा था। इसी दौरान लिनरुयू का यूनिकॉर्न भी तेजी से आगे बढ़ा। फिर उसके माथे पर लगे सींग पर बिजली सी कौंधी और उसने सीधे अंदर की ओर थंडर स्ट्राइक दागा। पानी विद्युत का सुचालक होता है। जैसे ही थंडर स्ट्राइक जल धुंध में प्रवेश किया, वह तुरंत एक विद्युत धारा में परिवर्तित हो गया और सभी दिशाओं में फैल गया। एक क्षण के लिए जल की धुंध के भीतर बिजली की रोशनी तेजी से चमकी।
इसके साथ ही वांशु अकादमी के 5 पालतू जानवरों की दर्द भरी चीखें भी सुनाई दीं। यद्यपि विसरण के बाद थंडर स्ट्राइक की घातकता काफ़ी कम हो गई और यह पांचों पालतू जानवरों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने में विफल रही, लेकिन बिजली के लकवाग्रस्त प्रभाव ने उन सभी पांचों को अस्थायी रूप से स्थिर कर दिया। इसके अलावा फ्लेम लेपर्ड का फायर बॉल भी कमतर नहीं था। आग का गोला क्रिम्सन ब्लड स्पाइडर के शरीर से टकराया और फट गया, जिससे पास के रिफ्ट हूफ ऑक्स और डेमन आया भी प्रभावित हुए। विशेष रूप से क्रिम्सन ब्लड स्पाइडर, जिसके शरीर के एक बड़े हिस्से पर गंभीर जलन हुई और उसने तुरंत अपनी लड़ने की क्षमता खो दी। मेरी क्रिम्सन ब्लड स्पाइडर ने अपनी लड़ने की क्षमता खो दी है। मेरे फ्रॉस्ट लेपर्ड को भी जल्द से जल्द खून बहना बंद करने की जरूरत है। टीम के 2 सदस्यों ने एक के बाद एक चिल्लाया। ये सुनकर चू झाओई की आंखों में थोड़ी सी बेबसी झलक उठी। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी कि उनके पालतू जानवर पहले ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। इसका मतलब ये था कि उनके पास यह मैच जीतने का बिल्कुल भी मौका नहीं था। ये देखकर कि किंग्युआन के पालतू जानवर एक और हमला करने वाले थे, चू झाओई ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, हम हार मानते हैं। हमलों के महज एक दौर के बाद ही वे इस स्थिति में पहुंच गए थे। अगर किंग्युआन ने एक और दौर के लिए हमला किया तो संभवतः वे आगे के किसी भी मैच में भाग नहीं ले पाएंगे। सब लोग पीछे हट जाओ। विरोधी टीम के गोल खाने के तुरंत बाद लिन मो ने यह आदेश दिया। उन्हें सिर्फ मैच जीतना था, उन्हें पूरी तरह से हराना जरूरी नहीं था। लिन मो की आवाज़ सुनकर लिन रुयू और हान वेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने तैयार हमलों को रोक दिया और धीरे धीरे पीछे हट गए। तभी चारों पालतू जानवरों को घेरे हुए जल का कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा। हालांकि उन चारों पालतू जानवरों की वर्तमान स्थिति को देखकर आसपास मौजूद दर्शक सामूहिक रूप से सदमे में आ गए। कुछ क्षण पहले तक बिल्कुल ठीक ठाक स्थिति में रहे चारों पालतू जानवर अब घायल हो चुके थे। क्रिम्सन ब्लड स्पाइडर का शरीर काफी बुरी तरह से जल गया था और वह कमजोर होकर जमीन पर पड़ा था, अपनी लड़ने की क्षमता पहले ही खो चुका था। बर्फ जैसे सफेद रंग के फ्रॉस्ट लेपर्ड का अधिकांश शरीर उसके घाव से निकले खून से लाल हो गया था, जो देखने में काफी भयावह लग रहा था। डेमन आयप और रिफ्ट हूफ ऑक्स की हालत बेहतर थी, लेकिन उनके शरीर पर जलने के कई निशान थे, जिससे वे काफी अस्त व्यस्त दिख रहे थे। इससे दर्शक सदमे और घोर भ्रम की स्थिति में आ गए। वे कुछ ही सेकंड के लिए जल की धुंध से घिरे थे। आखिर ये लोग इस हालत में कैसे पहुंच गए? फिर सभी दर्शकों ने एक साथ एक ही शब्द सोचा, पूरी तरह से दिल तोड़ने वाला। वांशु अकादमी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस मैच की विजेता किंग्युआन अकादमी है। सभी लोग स्तब्ध थे, तभी रेफरी की आवाज के साथ मैच समाप्त हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि किंग्युआन न्यू टीम ने 3 अंक और अर्जित किए, जिससे समूह चरण में उनके कुल अंक 6 हो गए। मेरा एक सवाल है। कैप्टन चू झाओई तुरंत मंच से नहीं हटे, बल्कि उन्होंने लिन मो की ओर देखा। आपने अभी सबको तैनात क्यों नहीं किया? ये सवाल सुनकर आसपास मौजूद भीड़ ने भी लिन मो की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वे भी यही जानना चाहते थे। पहले उन्हें लगता था कि लिन मो ने ये सब अहंकार के कारण किया था, लेकिन अब ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था। लिन मो ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देना चाहता था। तुम शायद पहले हमारे किसी पालतू जानवर को घायल करने की योजना बना रहे थे, है ना? कैप्टन चू झाओई ने कड़वी मुस्कान दी। उनकी योजना वाकई नाकाम हो गई थी। सही कहा, अगर तुमने अभी सबको तैनात कर दिया होता तो मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी फीनिक्स टेल बटरफ्लाई को घायल कर देता। तुम्हारे पास हीलिंग टाइप नहीं है, पालतू जानवर, तो आपको 4 बनाम 5 की स्थिति का सामना करना पड़ता। भले ही आप हमसे अधिक शक्तिशाली हों, हम अपनी उपचार क्षमता का लाभ उठाकर आपको धीरे धीरे कमजोर कर सकते थे। ये सुनकर दर्शकों के चेहरों पर एक बार फिर हैरानी के भाव दिखाई दिए। उन्हें वांशु अकादमी की ऐसी योजना की उम्मीद नहीं थी, और उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि इस योजना की व्यावहारिकता बहुत अधिक थी। यदि इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाता तो वांशु अकादमी वास्तव में मैच जीत सकती थी। हालांकि 1 सेकंड बाद ही उन्होंने लिन मो को और भी अधिक आश्चर्यचकित निगाहों से देखा, क्योंकि लिन मो ने वास्तव में वांशु अकादमी की योजना को पहले ही भांप लिया था और बहुत प्रभावी जवाबी कार्रवाई की थी। किंग्युआन न्यू टीम का ये कप्तान वाकई बहुत प्रभावशाली है। दुश्मन की चालों का अनुमान लगा पाना वाकई अद्भुत है। धिक्कार है, मैंने तुमसे कहा था कि किंग्युआन एक रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। सिर्फ अविश्वास ही नहीं, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वे महज दिखावा या अनावश्यक बातें कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे, उसके पास अक्ल है। ये तो बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसे किसी को पहली मंजिल पर समझना जबकि वह वास्तव में समताप मंडल में हो। भविष्य में बोलते समय सावधान रहना ही बेहतर है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये शब्द सुनकर जिन लोगों ने पहले लिन का मजाक उड़ाया था वे सभी शर्म से सिर झुका लिए। उन्हें बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मेरे पास एक और प्रश्न है,
कैप्टन चू झाओई ने आगे कहा, उस यूनिकॉर्न ने भी अभी अभी हुए हमले में हिस्सा लिया था, लेकिन वह बाकी दोनों के साथ हमला करने के लिए आगे क्यों नहीं आया? वहां मौजूद लोगों को यह सवाल पूरी तरह समझ नहीं आया, क्योंकि उनके लिए यूनिकॉर्न के हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन लिन मो मुस्कुराए, अगर मैंने भी यूनिकॉर्न को हमला करने दिया होता तो शायद तुम इतनी जल्दी आत्मसमर्पण नहीं करते, है ना? कप्तान चू झाओई ने लिन मो को गौर से देखा। तुम वाकई एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी हो। इस मैच में मिली हार से हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। इतना कहकर वह अपने साथियों और पालतू जानवरों के साथ वहां से चला गया। हालांकि मंच के आसपास मौजूद दर्शक कुछ हद तक स्तब्ध थे। लिनमो और कप्तान चू झाओई के आखिरी कुछ शब्द रहस्यमय थे और वे उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। इसलिए भीड़ केवल लिनमो को ही देख सकती थी, जो अभी तक वहां से गई नहीं थी। बड़े भाई, कृपया समझाएं, अभी आपकी बातचीत का क्या मतलब था? हाँ, अगर यूनिकॉर्न ने हमला कर दिया होता तो वानशु अकादमी इतनी आसानी से आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देती? हमें बताओ, सस्पेंस हमें मार रहा है। प्लीज बड़े भाई, अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो मैं आज रात सो नहीं पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी ने एक साथ मिलकर लगातार विनती करना शुरू कर दिया। ये देखकर लिनमो केवल इतना ही समझा सका, ये सरल है। अगर यूनिकॉर्न भी चार्ज हो गया होता तो वानशु अकादमी को एक ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल गया होता। वहां मौजूद सभी दर्शक अचंभित रह गए, उन्हें अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था। लिनमो को विस्तार से समझाना पड़ा। जब वानशु अकादमी के 4 पालतू जानवर जल धुंध में फंस गए थे तो उनके पास 2 विकल्प थे, धुंध से बाहर निकलकर लड़ाई जारी रखना या आत्मसमर्पण करना, है ना? वहां मौजूद सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। उस स्थिति में वास्तव में केवल वही 2 विकल्प थे। लिनमो ने पूछा, तो फिर आपको क्या लगता है कि वानशु अकादमी ने कोहरे से बाहर निकलने का विकल्प क्यों नहीं चुना? भीड़ पल भर में शांत हो गई, सब लोग सोच में डूब गए। लेकिन जल्द ही किसी को इसका एहसास हो गया, क्योंकि अगर वे हमला भी कर दें तो वे केवल मोटे कवच वाले गैंडे पर ही हमला कर सकते हैं और उनके हमलों का एक ही दौर उसे लड़ाई से बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन अगर यूनिकॉर्न भी तुरंत चार्ज हो जाता तो स्थिति अलग होती। वानशु अकादमी अपना ध्यान यूनिकॉर्न पर केंद्रित कर सकती थी। जब तक वे यूनिकॉर्न को लड़ाई से बाहर कर देते तब तक उन्हें स्वाभाविक रूप से आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल यही बात है। लिनमो ने स्पष्टीकरण से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। इससे दर्शकों की निगाहें अचानक लिनमो की ओर जटिल हो गईं। लिनमो के स्पष्टीकरण के बाद ही उन्हें ये बातें स्पष्ट हुईं। लेकिन लिनमो ने मैच शुरू होने से पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया था। इससे उन्हें निस्संदेह ये पता चल गया कि उनके और लिनमो के बीच बहुत बड़ा अंतर था। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आने वाले सभी लोग अपनी अपनी अकादमियों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। वे अपनी अपनी अकादमियों में सबसे उत्कृष्ट थे। हमेशा से दूसरे ही उनसे हीन माने जाते थे, लेकिन अब किसी ने तथ्यों का इस्तेमाल करके उन्हें बता दिया था कि वे उससे कहीं अधिक हीन थे। इस अचानक आए अंतर ने उन सभी को कुछ हद तक असहज महसूस कराया। चलदर भीड़ की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए ये देखकर कि स्पष्टीकरण स्पष्ट था, लिनमो ने आवाज लगाई और अपने साथियों को मंच से दूर ले गया। फिर वे साथ साथ स्टेज 13 की ओर चल पड़े। मैच के कार्यक्रम के अनुसार 20 मिनट में अन्नान अकादमी का मैच था। वे अन्नान अकादमी की ताकत के बारे में जानने का अवसर ले सकते हैं। वे 13वें चरण पर पहुंच गए। वहां पहले से ही काफ़ी भीड़ थी। चूंकि पिछले साल अकादमी 15वें स्थान पर रही थी, इसलिए अन्नान अकादमी काफ़ी लोकप्रिय थी। लिनमो ने उनसे बचने की कोशिश नहीं की और सीधे मंच के पास रुक गईं। वह इस बार सिर्फ किन्युआन के साथियों के पालतू जानवरों को देखने आया था। दिखावा करने का उसका कोई इरादा नहीं था, इसलिए अगर किन्युआन ने उसे देख भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैच शुरू होने से 5 मिनट पहले दोनों टीमें मंच पर आईं। शायद कुछ भांपते हुए किन्युआन के मंच पर कदम रखते ही उसकी निगाहें तुरंत मंच के किनारे खड़ी लिनमो पर टिक गईं और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। लिनमो को कोई परवाह नहीं थी और उसने किन्युआन को बस एक हल्की सी नज़र से देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। रेफरी ने नियमों की घोषणा की और दोनों पक्षों ने अपने पालतू जानवरों को बुलाना शुरू कर दिया। लिनमो ने किन्युआन के पालतू जानवर को पहले भी देखा था, वह एक प्लेटिनम था। योग्यता 7वें क्रम का उन्नत दुर्लभ पालतू जानवर थंडर बीस्ट। इसलिए उसने बस उस पर एक नज़र डाली और आगे बढ़ गया। लेकिन जब उसने किन्युआन के साथियों के पालतू जानवरों को देखा तो उसका दिल थोड़ा सा बैठ गया। उन चारों लोगों के पालतू जानवर कम से कम 5वीं श्रेणी के उन्नत स्तर के थे। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि किन्युआन सहित अन्नान अकादमी के 5 पालतू जानवरों में से एक परिपक्व अंतिम चरण का और 4 परिपक्व मध्य चरण के थे। हालांकि परिपक्व मध्य चरण प्रारंभिक चरण के परिपक्व को पूरी तरह से कुचलने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन एक परिपक्व अंतिम चरण और 4 परिपक्व मध्य चरण अन्नान अकादमी और उनके बीच एक बड़ा अंतर पैदा करने के लिए पर्याप्त थे।
यह उनके लिए बहुत ही प्रतिकूल था। ये सोचते ही लिनमो ने खुद को रोक नहीं पाए और उसने माचिस की सूची निकालकर उसे देखने लगी। अन्नान अकादमी के खिलाफ उनका मैच 3 दिन बाद था। मुझे उम्मीद है कि तब तक कुनपेंग परिपक्व अवस्था में पहुंच जाएगा। लिनमो ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, अन्यथा अन्नान के खिलाफ उनकी जीत की उम्मीदें बहुत कम रह जाएंगी। वापस छात्रावास में गुशी और अन्य लोगों के चेहरे कुछ गंभीर हो गए थे। वांशु अकादमी को आसानी से हराने के बाद वे शुरू में काफ़ी खुश थे, लेकिन अब वे बिल्कुल भी खुश नहीं हो पा रहे थे। अन्नान अकादमी द्वारा प्रदर्शित ताकत ने उन सभी पर काफ़ी दबाव डाल दिया था। कप्तान, क्या हमारे पास अभी भी फाइनल में पहुंचने का मौका है? हान वेई ने लिनमो की ओर देखा, उसके चेहरे पर बेबसी के भाव थे। वे सभी जानते थे कि ग्रुप स्टेज में उन्हें केवल एक मैच हारने का ही जोखिम उठाना पड़ सकता है, और उनकी मूल योजना में वह एकमात्र हार निश्चित रूप से हुआ जिंग के खिलाफ ही होनी थी। लेकिन अब अन्नान उनके आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावट डालने वाले बाघ की तरह बन गया था। जीत की कोई संभावना है या नहीं, ये तो हमें लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। लिनमो ने समूह की ओर देखते हुए कहा, वैसे भी इस बारे में ज़्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। अब हमें बस इतना करना है कि आने वाले हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करें। परिणाम की बात करें तो प्रकृति को अपना काम करने दें। ये सुनकर गुशी और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अब उनके पास प्रकृति को अपना काम करने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले 2 दिनों के दौरान किंगयुआन में प्रतिदिन एक मैच होता था। सौभाग्य से उनके प्रतिद्वंदी मजबूत नहीं थे, इसलिए किंगयुआन न्यू टीम का ग्रुप्स को आसानी से 12 अंकों तक पहुंच गया, जिससे वे हुआ जिंग और कई अन्य मजबूत अकादमियों के साथ बराबरी पर बने रहे। लेकिन तीसरे दिन, टूर्नामेंट के 5वें दिन ही उनकी किस्मत का साथ खत्म हो गया, क्योंकि आज ही के दिन उन्हें अन्नान अकादमी का सामना करना था। मैच दोपहर के लिए निर्धारित था। नाश्ते के बाद लिनमो और बाकी 4 लोग आज की रणनीति पर चर्चा शुरू करने के लिए इकट्ठा हुए। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान लिनमो और लिन रुयू को छोड़कर शेष 3 गुशी और अन्य के चेहरे पर असाधारण रूप से गंभीर भाव थे। उन्हें इस मैच को लेकर कोई भरोसा नहीं था। ये देखकर लिनमो ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, दरअसल आज के मैच के लिए मुझे 70% यकीन है कि हम जीत सकते हैं। वास्तव में कप्तान जी, हमसे झूठ मत बोलिए। गुशी और बाकी दोनों की आत्माएं उत्तेजित हो गईं जब उन्होंने जलती हुई निगाहों से लिनमो को देखा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही, लेकिन एक शर्त है, लिनमो ने कहा। मुझे 2 से 3 मिनट का समय चाहिए। कोई बात नहीं, जब तक हम जीत सकते हैं हम आपके लिए वह समय हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा देंगे, गुशी ने कहा। कैप्टन, बस बता दीजिए, आपको हमसे क्या करवाना है? फू जिहाओ ने दोहराया। अच्छा, तो जब समय आएगा तो तुम ऐसा करना। लिनमो की योजना सुनकर गुशी और अन्य लोग कुछ हद तक अचंभित रह गए, क्योंकि लिनमो की योजना सचमुच थोड़ी अजीब थी। काफ़ी देर बाद गुशी आखिरकार होश में आए। कैप्टन, हमें ऐसा करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या आप कुछ ज़्यादा ही लापरवाह नहीं हो रहे हैं? कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, लिनमो ने कहा। अगर आप मुझे 3 मिनट का समय दिला सकते हैं तो हमारे पास यह मैच जीतने का बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे, गुशी और बाकी दोनों ने एक साथ कहा। इस समय उनकी आंखें तेज चमक रही थीं, जो उनके पहले के गंभीर भावों के बिल्कुल विपरीत थी। दोपहर 2 बजे अखाड़ा संख्या 28। जब लिनमो के 5 लोगों का समूह अखाड़े के पास पहुंचा तो सबसे पहले उन्होंने दर्शकों की एक घनी अंधेरी भीड़ देखी। बहुत अधिक लोग थे। यह उनके पिछले सभी मैचों के दर्शकों की कुल संख्या से भी अधिक था। ये स्पष्ट था कि ये सभी लोग अन्नान अकादमी के लिए यहाँ आए थे, और वास्तव में यही स्थिति थी। जब लिनमो के 5 सदस्यीय समूह ने अखाड़े में कदम रखा तो दर्शकों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जैसे ही किन्युआन और उनकी टीम प्रकट हुई, आसपास के लोगों में हैरानी और चर्चाओं का माहौल छा गया। अन्नान अकादमी के लोग यहाँ हैं, आखिरकार शानदार शो शुरू होने वाला है। अंदाजा लगाए कि किन्युआन की नई टीम कितने समय तक टिक सकती है। 10 मिनट शायद। आखिरकार अन्नान के पिछले विरोधियों में से जो सबसे लंबे समय तक टिका रहा, वह केवल 7 मिनट तक ही टिक पाया था। किंगयुआन आखिरकार शीर्ष 30 अकादमियों में से एक है। मुझे लगता है कि वे कम से कम 15 मिनट तक तो टिक ही सकते हैं। 15 मिनट युद्ध में तो ये बहुत लंबा समय होता है। क्या आप किंगयुआन पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मैदान पर इन चर्चाओं को सुनकर गुशी और अन्य लोगों के चेहरे कुछ हद तक बिगड़ गए। इन लोगों में से एक भी व्यक्ति को यह नहीं लगता था कि वे जीत सकते हैं। लेकिन तुरंत बाद उन्हें लिनमो द्वारा पहले दी गई सीख याद आ गई और उन्होंने तुरंत अपनी सोच को समायोजित कर लिया। ये देखकर लिनमो ने चुपचाप सिर हिलाया। यदि गुशी और अन्य लोगों की मानसिकता वास्तव में प्रभावित हुई थी तो उनकी पिछली सारी योजनाएं व्यर्थ हो गई होंगी। इस दौरान जैसे ही किन्युआन के 5 लोगों का समूह अखाड़े में दाखिल हुआ, आसपास की चर्चाएं धीरे धीरे शांत हो गईं।
किन युआन ने लिन मो की ओर देखा, उसके होंठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। आखिरकार यह पला ही गया। क्या तुम तैयार हो? लिन मो ने किन युआन को एक सपाट नज़र से देखा। वह समझ गया कि किन युआन का क्या तुम तैयार हो कहने का क्या मतलब था। वह पूछ रहा था कि क्या वह मरने के लिए तैयार है। लेकिन उन्हें ऐसी धमकियों की परवाह नहीं थी और उन्होंने उदासीनता से कहा, जब हम लड़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया, किन युआन ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हारे अंदर मेरी सोच से कहीं ज़्यादा हिम्मत है। उसने रेफरी की ओर देखा और कहा, मैं अनुरोध करता हूं कि इस मैच में बीस्ट मास्टर्स पर हमले करने की अनुमति दी जाए। रेफरी ने किन युआन को कुछ हैरानी भरी नज़रों से देखा और फिर कहा, इसके लिए दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है। किन युआन ने लिन मो की ओर मुड़कर व्यंग्यपूर्ण भाव से कहा, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा, है ना? लिन मो ने किन युआन को अजीब नज़र से देखा। उन्होंने आज अन्नान अकादमी से निपटने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की थी, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि किन युआन ऐसा अनुरोध करेगा, क्योंकि उनके लिए यह अनुरोध बिल्कुल वही था जो वे चाहते थे। इसका कारण सीधा साधा था, उसके शरीर को पहले ही 3 बार मजबूत किया जा चुका था। ये सही है, 3 बार। आज सुबह ही जब वे मिल रहे थे तब उनके कुनपेंग ने सफलतापूर्वक परिपक्वता की अवस्था में प्रवेश कर लिया था। इसी वजह से उन्होंने ये कहने की हिम्मत की कि अन्नान के खिलाफ उनके जीतने की 70% संभावना है। और इन 3 सुधारों से मिलने वाला सबसे बड़ा लाभ ये था कि शारीरिक फिटनेस के मामले में उनके साथियों में से कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। इसलिए किन युआन के अनुरोध का सामना करते हुए उनके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। डरने की कोई बात नहीं है, मैं सहमत हूँ। रेफरी ने भी लिन मो की ओर आश्चर्य से देखा। मैं आपको याद दिला दूं, बीस्ट मास्टर पर हमले की अनुमति देने से मैच का खतरा बहुत बढ़ जाएगा और जान को भी खतरा हो सकता है। आपको इस पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। मैंने इस पर विचार किया है, मैं सहमत हूँ। लिन मो ने फिर से पुष्टि की। रेफरी ने सिर हिलाया। चून की दोनों पक्ष सहमत हैं। मैं घोषणा करता हूं कि इस मैच में बीस्ट मास्टर्स पर हमले की अनुमति है। रेफरी की आवाज़ सुनते ही दर्शकों में तुरंत हंगामा मच गया। खुद बीस्ट मास्टर्स पर हमला करना, ये तो हद से ज़्यादा पागलपन है। भले ही किसी बीस्ट मास्टर का शरीर मजबूत हो गया हो, फिर भी परिपक्व अवस्था से किए गए हमले से उसे चोट लग सकती है। पेट बीस्ट में भी मौत या चोट लग सकती है। ये तो बस एक मैच है, क्या इतने बड़े दांव खेलने की ज़रूरत है? यह अब सिर्फ एक मैच नहीं रह गया है, ये तो मानो जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। अब मुझे समझ आ रहा है, इन दोनों के बीच लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है और वे इस मैच का इस्तेमाल इसे सुझाने के लिए करेंगे। क्या इसका मतलब यह है कि इस मैच में सचमुच किसी की मौत हो सकती है? मरना शब्द सुनते ही विशाल अखाड़े के आसपास का पूरा इलाका पल भर के लिए शांत हो गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के इतिहास में मौतों के कुछ उदाहरण अवश्य रहे हैं, लेकिन वे पूरी तरह से आकस्मिक थे। ये पहली बार था जब उन्हें लिन मो और किन युआन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था, जहां लड़ाई शुरू होने से पहले ही तलवारें निकल चुकी थीं और हत्या की भावना चरम पर थी। इससे पल भर में सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये सिर्फ आसपास की भीड़ ही नहीं थी, मैदान में मौजूद दोनों पक्षों के टीम सदस्य भी इस समय कुछ हद तक घबराए हुए थे। चाहे वह किन युआन के साथी हों या गुशी और लिन मो की तरफ के अन्य लोग, उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह मैच अटैकेबल बीस्टमास्टर मोड को सक्रिय कर देगा। हालांकि वे पहले भी कई लड़ाइयों का अनुभव कर चुके थे, लेकिन ये पहली बार था जब उनमें से कोई ऐसी लड़ाई में भाग ले रहा था जहां कोई बीस्टमास्टर पर हमला कर सकता था। लिन मो ने इस स्थिति को देखा और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए किन युआन की ओर देखा। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों रखते हो, लेकिन चून कि तुम्हारा निशाना मैं ही हूं, तो क्यों न हम दोनों ही इस मुकाबले का निपटारा कर लें। यह कोई ऐसी योजना नहीं थी जिसे उसने पहले से तैयार किया हो, यह एक अचानक आया विचार था। इस तथ्य से कि बीस्ट मास्टर्स पर हमला किया जा सकता था, इसका मतलब था कि गुशी और अन्य लोगों को चोट लगने की संभावना थी। किन युआन के प्रति उसकी दुश्मनी अंततः उसका निजी मामला था। संभव हो तो वह किसी और को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। क्या आपका मतलब यह है कि हमारी व्यक्तिगत जीत या हार ही मैच का परिणाम तय करेगी? किन युआन ने पूछा। बिल्कुल, लिन मो ने उदासीनता से कहा। कहीं तुम डर तो नहीं रहे हो? मुझे उकसाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किन युआन ने व्यंग्य करते हुए कहा। क्योंकि अगर तुमने ये सुझाव नहीं भी दिया होता तो मैं खुद ही यह मुद्दा उठा लेता। लिन मो ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। चूंकि हमारे विचार मिलते जुलते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा दुर्भाग्यपूर्ण संबंध काफ़ी गहरा है। ये बहुत गहरा है। किन युआन की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। लेकिन जल्द ही ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लिन मो ने पलटवार करते हुए कहा। यही सबसे अच्छा होगा। फिर उसने रेफरी की ओर देखा। हम दोनों के बीच हुए मुकाबले के नतीजे के आधार पर मैच का परिणाम तय करना स्वीकार्य होना चाहिए, है ना? रेफरी ने कहा। जब तक दोनों पक्ष सहमत हैं, टूर्नामेंट को कोई आपत्ति नहीं है।
हालांकि मैं आपको याद दिला दूं कि मैच के दौरान जानबूझकर किसी की मौत का कारण बनने पर आपको हार का सामना करना पड़ेगा और दंड भी मिलेगा। आसपास खड़े दर्शक भी देख सकते थे कि इन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति जानलेवा इरादे थे, स्वाभाविक रूप से वह भी देख सकता था। समझ गई, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। लिन मो ने उन्हें धन्यवाद दिया। इसके बाद रेफरी ने किन युआन की ओर देखा। किन युआन मुस्कुराया। चिंता मत करो, मुझे नियम पता हैं। लेकिन नियमों में केवल यही कहा गया था कि किसी की हत्या नहीं की जा सकती, उनमें किसी को अपंग या घायल करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। उसके लिए लिन मो को मारना बहुत आसान काम होता। वह लिन मो को यह अनुभव कराना चाहता था कि मृत्यु की कामना करने का क्या अर्थ होता है। तो फिर आपका मैच शुरू हो सकता है, रेफरी ने जोर से घोषणा की। तुम लोग पीछे हट जाओ। लिन मो ने गुशी और बाकी तीनों को इशारा किया। कैप्टन, क्या ये वाकई ठीक है? गुशी और बाकी लोग कुछ चिंतित थे। यह उन रणनीतियों का हिस्सा नहीं था जिन पर उन्होंने चर्चा की थी। वर्तमान स्थिति उनकी पिछली अपेक्षाओं से पूरी तरह भिन्न थी। चिंता मत करो, हालांकि यह स्थिति हमारी योजना से अलग है, लेकिन वास्तव में ये हमारे लिए अधिक फायदेमंद है, लिन मो ने धीरे से कहा। सावधान रहो, ये किन युआन संभवतः किन परिवार से है, जो सदियों पुराना और गहरी जड़ों वाला परिवार है। उसके पास जरूर कुछ खास तरकीबें होंगी, लिन रुयू ने फुसफुसाते हुए चेतावनी दी। समझ गया। लिन मो ने लिन रुयू का हाथ दबाया और उन चारों को अखाड़े से बाहर जाते हुए देखा। इसी समय किन युआन के 4 साथियों ने भी इस्तीफा दे दिया था। अखाड़े में केवल लिन मो और किन युआन ही बचे थे। दोनों की निगाहें मिली और मानो शून्य में चिंगारियां टिमटिमा उठीं। दर्शकों को दोनों के बीच बारूद की गंध स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। अगले ही पल, बिना किसी औपचारिकता के, थंडर, जाओ, किन युआन ने आदेश दिया। उसके सामने मौजूद पालतू जानवर, जो देखने में सिका हिरन जैसा था लेकिन 5 मीटर लंबा था और बिजली की रोशनी से ढका हुआ था, तुरंत बिजली की गति से लिन मो की ओर दौड़ा। जैसे ही लिन मो के दिमाग में इस थंडर बीस्ट से संबंधित जानकारी उभरी, उसके चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई। नाम, थंडर बीस्ट। विशेषता, गरज। योग्यता, प्लेटिनम मध्यवर्ती। जातीय रैंक, रैंक 7 उन्नत। जन्मजात कौशल, थंडर स्ट्राइक सुपर, लाइटनिंग बैरियर एडवांस्ड, थंडर पनिशमेंट एडवांस्ड। विकास क्रम, परिपक्व मध्य चरण, रैंक 1 मध्यवर्ती। 3 कौशल, थंडर स्ट्राइक एक लंबी दूरी का हमला है, लाइटनिंग बैरियर एक रक्षात्मक कौशल है, और थंडर पनिशमेंट एक क्षेत्र प्रभाव हमला है। मैं इसे पास नहीं आने दे सकता। ये सोचते ही लिन मो का दिमाग हिल गया और उसके बगल में बैठी छोटी सफ़ेद लड़की पल भर में गायब हो गई। ये देखकर किन युआन की आंखों में हत्या का इरादा और गहरा हो गया और उसने लिन मो की ओर देखा। लिन मो ने क्रिम्सन फ्लेम बर्ड का अंडा चुराने के लिए ऐसी ही किसी कुशलता का सहारा लिया होगा। आज वह उससे इसका जरूर हिसाब लेगा। आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। किन युआन के हाथ हिले और उसने एक बार फिर समनिंग फॉर्मेशन बनाया। ये देखकर आसपास मौजूद भीड़ से तुरंत विस्मय बोध की आवाजें निकलने लगीं। एक और पालतू जानवर। किन युआन एक और पालतू जानवर को बुला रहा है। शुरू से ही दोनों पालतू जानवरों का इस्तेमाल करते हुए किन युआन कोई दया नहीं दिखा रहा है। मुझे जिज्ञासा है, किन युआन का दूसरा पालतू जानवर क्या होगा? मेरी भी यही राय है। पहला पालतू जानवर दुर्लभ थंडर बीस्ट है, इसलिए दूसरा भी बुरा नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। भीड़ की चर्चाओं के बीच उस आकृति का प्रकाश फीका पड़ गया। लगभग 3 मीटर लंबा, मिट्टी के पीले रंग की चमक बिखेरता हुआ एक काला भालू सबके सामने प्रकट हुआ। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि किन युआन का दूसरा पालतू जानवर एक साधारण काला भालू होगा। लेकिन अगले ही पल, जब उन्होंने काले भालू के माथे पर पृथ्वी अक्षर से मिलते जुलते अजीबोगरीब चिन्ह को देखा, वे एक बार फिर विस्मयबोध से भर उठे। धरती का भालू। यह एक धरती का भालू है। ये तो सचमुच एक पृथ्वी भालू है। ये कैसे संभव है? हाँ, क्या यह नहीं कहा गया था कि पृथ्वी भालू विलुप्त हो गया था? एक सदी पुराना परिवार, किन युआन अवश्य ही एक सदी पुराने परिवार से होगा। केवल ऐसे परिवार ही ऐसे पालतू जानवर की विरासत रख सकते हैं जो बाहरी दुनिया में विलुप्त हो चुका है। अर्धबीय पृथ्वी तत्व के सबसे मजबूत रक्षात्मक प्रकारों में से एक है। पालतू जानवर। अब लिन मो के जीतने का कोई चांस नहीं है। बिल्कुल सही। असली नेदर टाइगर और थंडर बीस्ट के बीच मुकाबले को देखते हुए मुझे लगा था कि जीत हार की संभावना 50-50 थी, लेकिन अब लिन मो की हार निश्चित है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। भीड़ की चर्चाओं को सुनना। गुशी और बाकी दोनों के चेहरे के भाव कुछ हद तक अप्रिय थे। उन्होंने अनुमान लगाया था कि किन युआन के पास एक दूसरा पालतू जानवर है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। इसके अलावा किन युआन द्वारा इस समय दूसरे पालतू जानवर को बुलाना स्पष्ट रूप से लिटिल वाइट के छुपकर किए गए हमले से बचाव के लिए था। इस लिहाज से ये लड़ाई लिन मो के लिए वाकई कठिन होगी। लेकिन ठीक उसी समय जब वे तीनों चिंता से भर गए थे, गुशी ने अचानक देखा कि उसके बगल में बैठी लिन रुयू शांत थी,
मानो उसे लिनमो की बिल्कुल भी चिंता न हो। उसके चेहरे के भाव बदल गए। रुयू, तुम इतनी शांत क्यों हो? क्या लिनमो के पास कोई और तुरुप का पत्ता है? ये सुनकर फू जिहाओ और हान वेई ने भी लिन रुयू की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा। अगर लिनमो के पास वाकई कोई तुरुप का पत्ता होता तो उनके पास अभी भी उम्मीद बाकी थी। हालांकि लिन रुयू ने अपना सिर हिलाया। यह कोई तुरुप का पत्ता तो नहीं है, लेकिन लिनमो के पास वास्तव में एक दूसरा पालतू जानवर है। ये सुनकर बूशी और बाकी दोनों के चेहरे और भी गंभीर हो गए। अगर लिनमो के पास दूसरा पालतू जानवर भी होता तो भी वह निश्चित रूप से किन युआन के पृथ्वी भालू की बराबरी नहीं कर पाता। उनके लिए स्थिति अभी भी आशाजनक होने से बहुत दूर थी। अखाड़े के मंच पर जब लिनमो ने पृथ्वी भालू को देखा तो उसकी आंखों में भी हैरानी का भाव दिखाई दिया, क्योंकि अर्थ बेयर का एक और नाम था ओरिजिन पेट बीस्ट। तथाकथित ओरिजिन पेट बीस्ट किसी विशिष्ट प्रजाति के पालतू जानवर को संदर्भित नहीं करता था, बल्कि यह एक सामान्य शब्द था। एक ओरिजिन पेट बीस्ट संभावित रूप से किसी भी प्रजाति या रैंक के पेट बीस्ट में दिखाई दे सकता है। ओरिजिन पेट बीस्ट और अन्य पेट बीस्ट के बीच सबसे बड़ा अंतर उसके शरीर पर ओरिजिन रून की उपस्थिति थी। पृथ्वी भालू के माथे पर बना वह चिन्ह पृथ्वी के अक्षर से मिलता जुलता था। इस प्रकार का प्रतीक जन्मजात होता है, इसे बाद में हासिल नहीं किया जा सकता था। इसलिए कोई भी पालतू जानवर जिसमें ओरिजिन रून मौजूद हो उसे ओरिजिन पेट बीस्ट कहा जा सकता है। पशुओं को वश में करने की दुनिया में एक मान्यता प्राप्त नियम था, एक ओरिजिन पेट बीस्ट निश्चित रूप से उसी विशेषता और प्रजाति के अन्य पशुओं में सबसे मजबूत होता था। उदाहरण के लिए, समान रैंक और कौशल दक्षता वाले पृथ्वी विशेषता वाले रक्षात्मक पालतू जानवरों में पृथ्वी भालू की रक्षा निश्चित रूप से अन्य पालतू जानवरों की तुलना में अधिक मजबूत होगी। इस प्रकार किन युआन के पृथ्वी भालू की रक्षात्मक शक्ति अनिवार्य रूप से उसी रैंक के पृथ्वी विशेषता वाले पालतू जानवरों के लिए अधिकतम सीमा थी। इससे उसे मन ही मन आह भरनी पड़ी। 100 साल पुराने परिवार से यही उम्मीद थी। ऐसी शक्ति और विरासत वास्तव में आम लोगों की पहुंच से परे थी। हालांकि यह विचार उनके मन में केवल एक पल के लिए ही आया, क्योंकि वह थंडर बीस्ट पहले से ही हमला करने के लिए तैयार था। हालांकि उसके शरीर को 3 गुना मजबूत कर दिया गया था, फिर भी वह थंडर बीस्ट के हमले का सामना बिल्कुल नहीं कर सका। इसलिए बिना किसी झिझक के उसने मन ही मन एक कदम उठाया। स्विश! अचानक ही पानी की धुंध का एक विशाल विस्तार प्रकट हुआ और पल भर में उसे घेर लिया। उसी समय जियाओ बाई की आकृति भी उसके बगल में प्रकट हुई। उसने पहले ही जियाओ बाई को छुपकर हमला करने का आदेश दिया था, क्योंकि वह वास्तव में किन युआन पर हमला करना चाहता था। उसकी योजना बहुत सरल थी। वह थंडर बीस्ट के हमलों से बचने की पूरी कोशिश करेगा, जबकि शियाओ बाई को किन युआन पर हमला करने देगा। कुनपेंग एक उड़ने वाला पालतू जानवर था और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली शारीरिक क्षमता मुख्य रूप से गति पर केंद्रित थी। कुनपेंग द्वारा शक्तिवर्धन किए जाने से पहले लिनमो को 100 मीटर की दौड़ पूरी करने में लगभग 4 सेकंड लगते थे, लेकिन अब वह इसे 3 सेकंड से भी कम समय में पूरा कर सकता था। इस गति से वह निश्चित रूप से कुछ समय के लिए थंडर बीस्ट से भिड़ सकता था। अगर इस दौरान शियाओ बाई किन युआन को हराने में कामयाब हो जाता है तो समझो ये लड़ाई उसकी मुट्ठी में है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से किन युआन ने उसके इरादों को भांप लिया और सीधे दूसरे पालतू जानवर को बुला लिया। हालांकि यह पृथ्वी भालू अभी शिशु अवस्था में ही था। 5वें रैंक पर होने के कारण वह संभवतः शियाओ बाई का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन इससे किन युआन को कुछ समय मिल गया, और उतना ही समय थंडर बीस्ट के लिए उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफ़ी था। इसलिए उन्होंने बिना किसी झिझक के शियाओ बाई को वापस बुला लिया। उसी समय लिनमो जल की धुंध से घिर गई। किन युआन ने तुरंत ही थंडर बीस्ट को जल धुंध के किनारे पर रोक दिया। जल धुंध के अंदर का क्षेत्र लिनमो का था। वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि अपने पालतू जानवर को अंदर घुसने दे। हालांकि जल धुंध के उस विशाल पिंड को देखकर किन युआन ने व्यंग्यपूर्वक कहा, लिनमो, क्या तुम भूल गए हो? जल विद्युत का संवाहक होता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जल धुंध के किनारे पर रुककर थंडर बीस्ट ने अपना सिर हिलाया। उसके सींगों से, जो हिरण के सींगों से मिलते जुलते थे, अंगूठे जितनी मोटी बैंगनी बिजली की एक लकीर सीधे जल धुंध में जा गिरी। चटकने की आवाज, बिजली जल की धुंध में प्रवेश कर गई और तुरंत अनगिनत विद्युत धाराओं में बिखर गई, जिससे पूरी धुंध प्रकाश की चमक से भर गई, जो देखने में काफी शानदार लग रही थी। सब खत्म हो गया। लिनमो ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। शुरू में वह जल धुंध का इस्तेमाल अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए करना चाहता था ताकि किन युआन हमला न कर सके, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसने किन युआन को एक बेहतरीन अवसर प्रदान कर दिया। हालांकि बिजली का प्रभाव कम हो गया और इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन बिजली के झटकों से होने वाला लकवा अपरिहार्य है। लिनमो को शायद थोड़ा बहुत नुकसान होगा। तकलीफ से कहीं बढ़कर अगर किन युआन थंडर बीस्ट को बिजली छोड़ने देता है तो भले ही इससे सिर्फ लकवा हो, लिनमो को दुखी करने के लिए ये काफ़ी होगा। अगर मैं लिनमो होता तो मैं वाटर मिस्ट को तुरंत वापस ले लेता, वरना वह बहुत ही निष्क्रिय है।
उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आसपास मौजूद भीड़ जोर जोर से चर्चा करने लगी। चर्चाओं को सुनकर गूशी और अन्य लोगों के चेहरों पर दिख रही चिंता को छिपाना अब संभव नहीं था, क्योंकि वे सभी इस दृश्य से भलीभांति परिचित थे। इससे पहले जब उनका सामना वानशु अकादमी से हुआ था, तब उन्होंने अपने विरोधियों को चौंकाने के लिए इसी तरकीब का इस्तेमाल किया था। किसने सोचा होगा कि हालात इस तरह पलट जाएंगे और कुछ ही दिनों बाद लिनमो के साथ ये दृश्य घटित होगा। रुयु, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? गूशी ने चिंता से भरे चेहरे से लिन रुयु की ओर देखा। वह पहले ही देख सकती थी कि जल धुंध के किनारे खड़ा थंडर बीस्ट दूसरी बिजली की चमक पैदा करने की तैयारी कर रहा था। अगर यह बिजली का झटका जल धुंध पर भी लगता तो भले ही लिनमो लोहे का बना होता, फिर भी शायद उसकी त्वचा की एक परत उतर जाती। मान लेते हैं, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो लिनमो खतरे में पड़ सकती है, फू जिहाओ ने भी कहा। मैं भी हार मानने को तैयार हूँ, हान वेई ने तुरंत कहा। लेकिन युआन साफ तौर पर जान से मारने का इरादा रखता है। लिनमो को उससे जान की बाजी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लिन रुयु ने फिर से अपना सिर हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे लिनमो पर भरोसा है। गूशी और बाकी दोनों को ये बात पता नहीं थी, लेकिन वह इस बात से भलीभांति अवगत थी कि लिनमो की जल धुंध पहले ही महारत के स्तर तक पहुंच चुकी थी। वाटर मिस्ट के इस स्तर पर बीच में खाली जगह छोड़ना पूरी तरह से संभव था। तो ये दृश्य देखने में ही डरावना था, इससे लिनमो को अभी तक कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सुनकर गूशी और अन्य लोगों ने दांत पीस लिए और कुछ नहीं कहा। उन चारों में से लिनमो के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित निश्चित रूप से लिन रुयु थी। चूंकि लिन रुयु ने ऐसा कहा था, इसलिए उनके पास लिनमो पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चटकने की आवाज। जैसे ही भीड़ चर्चा कर रही थी, थंडर बीस्ट की दूसरी बिजली की चमक एक बार फिर जल धुंध में गिरी। लंबे समय तक चार्ज होने के कारण ये बोल्ट पहले वाले बोल्ट से मोटा हो गया था। जल की धुंध में प्रवेश करने के बाद परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली विद्युत चमक और भी अधिक तीव्र थी। इस दृश्य को देखकर ही दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जल धुंध के अंदर लिनमो इस समय किस दौर से गुजर रही होगी। यदि कोई इस समय अखाड़े के मंच के ऊपर से नीचे की ओर देखे, वे देखेंगे कि 200 मीटर के दायरे में फैले जल धुंध के किनारे के भीतर 3 मीटर व्यास का एक गोलाकार क्षेत्र था, जहां बिल्कुल भी धुंध नहीं थी और लिनमो ठीक उसी इलाके में खड़ी थी। उसके चारों ओर बिजली की टिमटिमाती हुई चमक दिखाई दे रही थी, लेकिन एक चिंगारी भी उसके पास नहीं पहुंच सकी। जैसा कि लिन रुयु ने अनुमान लगाया था, जियाओ बाई पहले से ही महारत स्तर को नियंत्रित कर सकता था। इच्छानुसार पानी की फुहार जल की धुंध के दायरे में ये कहाँ अधिक घनी थी और कहाँ कम घनी थी, ये केवल एक विचार का मामला था। जल धुंध के बाहर किन युआन ने अभी भी शांत जल धुंध को देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लगातार 2 बार बिजली गिरने के बाद भले ही नुकसान ज्यादा न हुआ हो, लिनमो को पूरी तरह से प्रतिक्रियाहीन नहीं होना चाहिए था। क्या बिजली के झटके से लिनमो बेहोश हो गई होगी? किन युआन के दिमाग में यही एकमात्र संभावना थी, और जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, वूश, उसके कुछ ही दूरी पर अचानक एक जलतलवार प्रकट हुई और फिर बिजली की गति से उसकी ओर झपटी। तो ये था बीस्ट टेमिंग ईरा कहानी का 211 से 220 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।